गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल? बढ़िया, मस्त स्वस्थ। चलो तो बच्चों, मैं मयंक सर आज के अपने इस लेक्चर में जो अपन ने प्रीवियस ईयर नीट वाले पेपर सॉल्यूशन के लिए बच्चों सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, उसमें अब तक अपन ने 2019 का पेपर सोल्व करा लिया था, जिसमें वो वाला और उड़ीसा नीट वाला दोनों सोल्व कर लिए थे। 2018 का बच्चों हो गया था, 17 का हो गया था। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 2016 नीट बायोलॉजी का पेपर। तो आज बच्चों अपन उसको सोल्व करते हैं, तो बने रहे मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं, और इसमें भी ये जो मैं लाया हूँ बच्चों, ये नीट फर्स्ट का पेपर है। नीट 2016 में भी नीट का एग्जाम 2 बार बच्चों हुआ था, तो फर्स्ट वाली नीट का पेपर आज अपन सोल्व करेंगे। देन अगला जो अपना लेक्चर होगा उसमें नीट 2002 का सेकेंड वाला पेपर है, वो सोल्व आउट करेंगे अपन। ठीक है बच्चों, चलो तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की बोर्ड पे क्या कह रहा है, देखो जेनेटिक्स का ही बच्चों पहला क्वेश्चन आ गया। जेनेटिक्स से मैं आपको बार बार बताता भी हूं, 5 के लगभग 4-5-6 के लगभग क्वेश्चन हर साल कवर होते हैं अपने इस चैप्टर से। तो क्या कह रहा है आपसे, इन ए टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्विंग F1 डाई हाइब्रिड फ्लाइज, F1 की डाई हाइब्रिड फ्लाइज का टेस्ट क्रॉस करवाया। टेस्ट क्रॉस आपको ध्यान है ना, परीक्षार्थ संकरण बच्चों। F1 जनरेशन का अगर रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस हो, अप्रभावी जनक से क्रॉस हो, तो टेस्ट क्रॉस। Then मोनोपेरेंटल टाइप ऑफ स्प्रिंग वर प्रोड्यूस देन द रिकॉम्बिनेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग। तो ये कहता है कि पेरेंटल टाइप की जो प्रोजेनी है, जनकों के समान जो प्रोजेनी है, वो पुनर्योगज प्रोजेनी की तुलना में ज्यादा बनती है। जो क्या इंडिकेट करता है, तो पहले तो अपन यहाँ थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि बच्चों जो मेंडल्स के लॉ थे उनमें आता ना एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो वो ये कहता है कि भी जब अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस में बच्चों गैमेट बनाते हैं तो 1/4 हर गैमेट 25% बनता है, प्रोजेनी भी इक्वल बनती है। लेकिन यहाँ देखो थोड़ा सा अपन ने सारे ऑप्शन पे आते हैं, उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि F1 का क्या लिया है, डाई हाइब्रिड फ्लाइज है। डाई हाइब्रिड का मतलब मैंने ये ले लिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस है बच्चों ये वाला, F1 में ये आएगा। अब टेस्ट क्रॉस है तो इसका अपन रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे। क्लियर? तो बच्चों इसके गैमेट आप वही 4 बन गए। ये लो गैमेट बनाने अपने को आते हैं, इसका एक गैमेट बन गया। अब जब अपन इससे क्रॉस करवाएंगे तो ये लीजिए फर्स्ट वाला की सेकंड आया, थर्ड बच्चों, और ये फोर्थ। तो इन जनरल जब अपन ये टेस्ट क्रॉस करवाते हैं वही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये सारे 1:1:1 अपन बताते हैं कि सब 1:1 बन गए। लेकिन यहां ये कह रहा है कि पेरेंटल टाइप जो है वो रिकॉम्बिनेंट टाइप से ज्यादा बने। पेरेंटल का मतलब जनकों के जैसे जो है वो बच्चों पुनर्योगज या नई संततियों की तुलना में ज्यादा बन रहे हैं। इसका रीजन यहां तो हमने बताया मेंडल के अकॉर्डिंग तो 1:1 सब इक्वल बनेंगे, 25% बोल दो। लेकिन जैसे ये मान लो ये वाला दिख रहा है बोर्ड पे, ये बच्चों ये जो ऑफ स्प्रिंग है ये पेरेंट के जैसी है, ये वाली ये भी पेरेंट के जैसी है। तो जो पेरेंट के जैसी होती है उसको तो हम क्या बोल देते हैं, पेरेंटल, जनक के समान। और ये बच्चों जो बीच में अपने को 2 दिख रही है, ये वाली दोनों, ये दोनों पेरेंट से क्या है, डिफर है। तो जो पेरेंट से डिफर होती है उसके लिए क्या वर्ड आ जाता है, न्यू या तो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी, पुनर्योगज संततियां। तो इन जनरल तो अपन ने सारी इक्वल बनाई है, लेकिन ये कह रहा है कि पेरेंटल प्रोजेनी रिकॉम्बिनेंट की तुलना में ज्यादा बन रही है। ये कब होता है, तो हमने उसका एक एक्सेप्शन पढ़ा है, लिंकेज। ध्यान आया, सहलग्नता। तो लिंकेज में बच्चों क्या बताते हैं कि जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पर अगर कोई जीन, एक ही क्रोमोसोम पर कोई जीन बच्चों अगर पास पास प्रेजेंट हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, लिंकेज। और उन जीनों का साथ साथ जाना वो लिंकेज होता है, वो जीन लिंक्ड जीन कहलाती है। अब यहां ये हो गया कि भी लिंकेज की वजह से ही हम कहते हैं ना अपन पेरेंट्स के जैसे भी दिखते हैं, पेरेंट्स से अपने में सिमिलरिटीज होती है, समानताएं होती है, तो वो किसकी वजह से होती है, लिंकेज की वजह से। और हम ये बोलते हैं कि क्या हम बिल्कुल पेरेंट के जैसे होते हैं बच्चों,
100% जनकों के समान नहीं होते। उसका रीजन क्या होता है? बिकॉज ऑफ वेरिएशन, विभिन्नताएं आती है, लेकिन जो पेरेंट्स की सिमिलरिटीज अपने में आती है वो किसकी वजह से? लिंकेज की वजह से। तो यहां पेरेंटल प्रोजेनी, जनकों के समान प्रोजेनी का ज्यादा बनना किसको इंडिकेट करता है? लिंकेज को, सहलग्नता को। तो ऑप्शन देख लो कि बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। हाँ, मोर देन वन जीन, डाई हाइब्रिड है तो 2 कैरेक्टर आप लेकर आ रहे हो, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं होता कि पेरेंटल ज्यादा बने। ये तो मेंडल के अकॉर्डिंग है, उसमें तो इक्वल बनेंगे। द 2 जीन आर लोकेटेड ऑन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम। अगर बच्चों अलग अलग क्रोमोसोम पर जीन होते हैं तो उनमें लिंकेज नहीं होगा। लिंकेज तो तब होगा जब एक ही क्रोमोसोम पर जीन पास पास प्रेजेंट हो। क्लियर? ये भी गलत हुआ। क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। क्रोमोसोम तो सेपरेट होंगे ही। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अपन पढ़ते हैं, वो ऑलमोस्ट यूनिवर्सल लॉ है जिसका वैसे कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो जब मियोसिस होगा, गैमेट बनेंगे, तो क्रोमोसोम क्या होंगे? पृथक होंगे, सेग्रीगेट होंगे। तो ये भी गलत हुआ। फोर्थ, द 2 जीन आर लिंक्ड एंड प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम। तो वो जो 2 जीन है वो आपस में क्या है? लिंक्ड है, सहलग्न है, और वो एक ही क्रोमोसोम पर क्या है? प्रेजेंट है। तो सीधी सी बात याद रख सकते हो कि बच्चों लिंकेज जब होता है तो पेरेंटल कैरेक्टर आते हैं, जनकों के समान लक्षण आते हैं। क्लियर? चलें आगे। तो इसका आंसर क्या चला गया था? 4th चला गया था। ये पहला अपना जेनेटिक्स का बच्चों क्वेश्चन आया था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये अपना एंडोक्राइन सिस्टम वाले से है। 11th एनसीईआरटी का जो लास्ट 22nd चैप्टर है उससे बच्चों क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्टिक। मतलब हार्मोन का वो समूह है कौन सा है जो विरोधी नहीं है, एक दूसरे के, एंटागोनिस्टिक नहीं है, हैविंग अपोजिट इफेक्ट टू ईच अदर। तो जिसके काम एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक नहीं, उस हार्मोन के पेयर को बच्चों सेलेक्ट करना है। तो पहला देखो, रिलैक्सिन और इनहिबिन। रिलैक्सिन हार्मोन ध्यान है, रिलैक्सिन जो बर्थ के टाइम, जन्म के समय बच्चों प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करता है, जघन संधान को रिलैक्स करता है ताकि बर्थ इजी हो सके। और इनहिबिन तो वो था जो इसका भी एक क्वेश्चन आगे मिल जाएगा। इनहिबिन बच्चों जो ग्रेनुलोसा सेल से आता है, मेल में वो सर्टोली सेल से आता है, एफएसएच को इनहिबिट करता है। संदमन करने वाला कौन? इनहिबिन। तो रिलैक्सिन और इनहिबिन के फंक्शन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक नहीं होते। तो इसका आंसर वैसे फर्स्ट ही है। बाकी भी अपन देख लेते हैं। पैराथार्मोन पीटीएच बच्चों क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, हाइपर कैल्सियमिक हम बोलते हैं। जबकि कैल्सिटोनिन बच्चों ये ब्लड में कैल्शियम को कम करता है, हाइपो कैल्सियमिक। ये तो थायराइड ग्लैंड से आता ना, ये पैराथायराइड से आता है। तो काम एक दूसरे के एंटी हो गए तो एंटागोनिस्टिक बोलते हैं। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन जो ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है, वाइल ग्लूकागोन है बच्चों ये ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो काम एंटी हो गए, एंटागोनिस्टिक। एल्डोस्टेरोन, रेनिन, एंजियोटेंसिन, ये सब बच्चों बीपी बढ़ाते हैं, ध्यान रखना। मैंने पीछे वाले पेपर में भी आपको बताया था। और एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर एएनएफ जो एट्रिया आलिंद से आता है, एक ऐसा हार्मोन है बच्चों जो बीपी को कम करता है। ध्यान आया? बीपी कम करता ना, वो कैसे? वैसोडाइलेशन, रक्त वाहिनियों को फैलाकर। तो बाकी तीनों एंटागोनिस्टिक है, लेकिन रिलैक्सिन और इनहिबिन के काम एक दूसरे के विरोधी नहीं है। तो ये एंटागोनिस्टिक बच्चों नहीं हुए। तो अपना आंसर क्या आ गया? फर्स्ट आ गया। चलें बच्चों आगे। चलो नेक्स्ट अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखो, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, सेल बायोलॉजी, सेल ऑर्गेनल से कनेक्ट कर सकते हैं अपन इसको कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड पूछा बच्चों। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स पता ही है अपने को, डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह होता है, सेमी ऑटोनोमस है, अपना फॉर्मेशन भी खुद कर लेते हैं, अर्ध स्वायत्त अंग बच्चों इनको बोलते हैं, करेक्ट है। formed by division of pre-existing organelles and they contain DNA but lack protein synthesizing machinery। इनमें प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी नहीं होती क्या? याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में बच्चों राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं।
70S जो राइबोसोम अपन बोलते हैं वो इनमें प्रेजेंट होंगे, और जहां राइबोसोम होता है उसी का फंक्शन बच्चों क्या, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। तो ए जो स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है, बट जो बी है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, गलत, बी इज ट्रू, ये फोर्थ हो गया, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। क्लियर, सीधा सा सेल बायो का क्वेश्चन। चलें बच्चों आगे, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द प्लाज्मिड। बायोटेक का क्वेश्चन है बच्चों, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन अपन इसको मान सकते हैं कि निम्न में से कौन सा प्लाज्मिड का लक्षण नहीं है। प्लाज्मिड याद आया क्या, RDT रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जब अपन पढ़ते हैं तो वहाँ बताते हैं ना कि फॉरेन डीएनए जीन को ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, किसका यूज करते हैं बच्चों, वेक्टर, और उस वेक्टर में ही मेन जो होता है वो क्या है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया में मिलता है, या यूं बोले कि बैक्टीरिया का जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है बच्चों, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोम के अलावा जो डीएनए होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। अब प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर कैसा डीएनए होता है, वही डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड डीएनए बच्चों, सर्कुलर होता है, और इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी होती है, यही मेन प्रॉपर्टी इसकी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी, स्व प्रतिलिपिकरण। तो प्लाज्मिड अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है, इसी वजह से प्लाज्मिड को बच्चों वेक्टर के फॉर्म में यूज करते हैं। प्लाज्मिड में कट लगाकर अपन डिजायर्ड डीएनए को जोड़ देते हैं, देन उसे होस्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, और वहां जाके वो खुद रेप्लिकेट कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेसिटी, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्लियर है, तो नॉट ए फीचर ऑफ प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड का फीचर नहीं है। पहला ही देखो, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, गलत, यही आंसर आ गया, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता। प्लाज्मिड बच्चों क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर होता है। इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है, सर्कुलर होता है, ट्रांसफरेबल है, स्थानांतरण तो करते ही इसका किसमें, होस्ट में। क्लियर, तो आंसर क्या गया इसका, फर्स्ट। नेक्स्ट आओ बच्चों अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। क्वेश्चन 5, विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैच विद इट्स लोकेशन। ये 7th 11th के 7 चैप्टर से क्वेश्चन आया है, टिश्यू वाले चैप्टर से बच्चों, स्ट्रक्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है वहां का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ लिया कि कौन सा टिश्यू अपनी लोकेशन के साथ सही मैच नहीं करता, गलत जो मैच है उसकी बात कर रहा है। पहला क्यूबोइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक। अब सुनो बच्चों कि ये जो टिश्यू वाला चैप्टर है ना, उससे भी जनरली एक क्वेश्चन आ जाता है, कॉकरोच से भी एक क्वेश्चन आता है। अब टिश्यू में थोड़ा सा फिक्स होता है कि भाई जनरली क्वेश्चन कहाँ से आए। तो टिश्यू वाले चैप्टर में एक तो वो जो सेल जंक्शन वाला पॉइंट है जिसमें टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन अपन पढ़ते हैं, तो वहां से जनरली क्वेश्चन दिखेगा, या सिंपल स्क्वेमस और सिंपल क्यूबोइडल जो एपिथेलियम उसके एग्जांपल से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां देखो इनकरेक्ट मैच एक तरह से पूछा है, तो पहला ऑप्शन है क्यूबोइडल एपिथेलियम, घनाकार उपकला, लाइनिंग ऑफ स्टमक, आमाशय में क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल तो कहाँ होती है वो एग्जांपल ध्यान रख सकते हो आप, क्यूबोइडल नेफ्रॉन की पीसीटी, डीसीटी पूछा हुआ क्वेश्चन है एआईपीएमटी में, पीसीटी में, डीसीटी में, कलेक्टिंग डक्ट में क्यूबोइडल है। इसके अलावा बच्चों ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो ग्लैंड्स होती है, जो जर्मिनल एपिथेलियम टेस्टिस ओवेरी है, वहां क्यूबोइडल मिलेगा। स्टमक की जो वॉल है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें तो बच्चों कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, कौन सी, स्तंभाकार उपकला, ना कि क्यूबोइडल। तो पहला गलत है। स्मूथ मसल्स वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, स्मूथ का मतलब चिकनी पेशियां, अनैच्छिक पेशियां, तो इंटेस्टाइन की वॉल, आंत्र की वॉल में स्मूथ मसल्स ही होती है। एलएमएल और सीएमएल दो पढ़ते हैं अपन, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल लेयर। और इंटेस्टाइन की मूवमेंट को बच्चों क्या बोलते हो, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, क्रमाकुंचन गतियां। तो वो वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी, अपना कंट्रोल नहीं होता तो इनवॉलंटरी है, तो बात सही है। चिकनी पेशियां बच्चों कौन सी होती है, इनवॉलंटरी। एरियोलर टिश्यू, टेंडन, टेंडन याद करो, बोन को मसल से जोड़ने वाला टेंडन, बोन को बोन से जोड़ने वाला लिगामेंट। टेंडन और लिगामेंट कौन सा टिश्यू होता है,
ये होता है बच्चों डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल एनसीईआरटी में दे रखा है, सघन नियमित संयोजी उत्तक, डेंस रेगुलर टेंडन। और टिप ऑफ नोज, ट्रांजिशनल एपिथेलियम नहीं, टिप ऑफ नोज, नाक की नोक, ईयर पिन्ना, ये बच्चों कौन सी इलास्टिक प्रॉपर्टीज होती है, तो इट्स एग्जांपल ऑफ इलास्टिन कार्टिलेज, ये होती है प्रत्यास्थ उपास्थि। क्लियर? तो बाकी तीनों गलत है, इसमें करेक्ट कौन सा आ गया, सेकंड, स्मूथ मसल जो फाउंड इन वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। क्लियर है फंडे? चलो फिर आगे आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे, इवोल्यूशन का क्वेश्चन। ये लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू विंग ऑफ ए बर्ड, बार बार कहता हूं, इवोल्यूशन में होमोलोगस, एनालोगस, हार्डी, विनबर्ग, ह्यूमन इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन वाले कर्व, वहीं से क्वेश्चन आता है, या कई बार वो ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी भी बच्चों की इंपॉर्टेंट है, उससे इस साल भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, अभी आगे करेंगे सोल्व अपन। तो ये कह रहा है कि होमोलोगस टू विंग ऑफ बर्ड, पहली बात होमोलोगस आती है अपने दिमाग में, क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर बच्चों जिनका ओरिजिन क्या होता हो, सेम, उत्पत्ति सेम हो वो होमोलोगस, और फंक्शन सेम हो वो एनालोगस। तो बस आप ओरिजिन ध्यान रख लेना। तो जो विंग ऑफ बर्ड है, पक्षियों के जो पंख है, पहली बात तो ये बर्ड्स के जो विंग है बच्चों, ये किसका मॉडिफिकेशन होते हैं, फोरलिम्ब होते हैं ना, अग्रपाद। ध्यान है, ये तो अपने में जो हाथ होते हैं, अब बर्ड्स में हाथ नहीं होते, हाथों की जगह बच्चों क्या आ गए, विंग्स आ गए, तो 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। उसके होमोलोगस पूछ रहा, तो पहला ही ऑप्शन देखो, फ्लीपर ऑफ वेल, वेल मैमल्स है, वेल के जो फ्लीपर होते हैं, वेल देखिए क्या, वो जो बच्चों स्विम करती है तो आगे उसके 2 फ्लीपर होते हैं, और ये जो फ्लीपर है ये भी एक्चुअली में वेल के क्या है, 4 लिम्स, अग्रपाद। तो दोनों स्ट्रक्चरली ओरिजिन जो होता है, फ्लीपर और विंग्स दोनों 4 लिम्ब से ही मॉडिफाइड होते हैं, दोनों का ओरिजिन सेम होता है। बट बच्चों फंक्शन, होमोलोगस में फंक्शन अलग अलग होता है, एनालोगस में सेम होता है। तो फंक्शन देख लो, बर्ड्स के विंग तो उड़ने में हेल्पफुल है, जबकि वेल के विंग्स स्विमिंग, तैरने में क्या होते हैं, हेल्पफुल। तो आंसर इसका क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। डोर्सल फिन ऑफ शार्क, शार्क तो मछली है, उसका डोर्सल फिन, फिन पीछे, वो मॉडिफाइड 4 लिम्स नहीं होते। विंग ऑफ मोथ, तितली के पंख, तितली जैसा मोथ, उसके पंख बच्चों, तो मोथ तो इंसेक्ट है, सीधी सी बात है। नॉन कोर्डेट और कोर्डेट दिमाग में घुसा लेना, नॉन कोर्डेट और कोर्डेट कभी भी होमोलोगस नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का ओरिजिन हमेशा डिफर रहेगा। तो इंसेक्ट तो नॉन कोर्डेट, आर्थ्रोपोड है। हाइंड लिम्ब ऑफ रैबिट, रैबिट मैमल्स है, बट इसके हाइंड लिम्ब पश्चपाद, तो हाइंड लिम्ब तो बच्चों अलग है, जबकि ये मॉडिफिकेशन किसका है, 4 लिम्ब का। तो इसका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट, ओरिजिन सेम हो तो हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस। क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम का, ब्लड वाले, हार्ट वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया कि ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज, फुफ्फुसीय धमनी का रक्त दाब, उसको पूछ रहा है। पहले तो ये देख लो पल्मोनरी आर्टरी होती कहाँ है, किससे कनेक्टेड है। तो बच्चों अपना जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट, उसमें होते हैं चैम्बर 4। क्लियर? इधर हम बोलते हैं लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और राइट ओरिकल। वेंट्रिकल से हमेशा आर्टरी एरोटा बाहर आती है, और जो वेना केवा है, वेन है, वो किस में खुलती है, ओरिकल्स में। ये फंडे अपने क्लियर है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बच्चों जो बाहर आती है वो तो होती है डोर्सल एरोटा, जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक प्योर ब्लड की सप्लाई करती है। लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड होता है। राइट वेंट्रिकल से बाहर आती है पल्मोनरी आर्टरी, जो इम्प्योर ब्लड बच्चों कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में। ठीक। लेफ्ट ओरिकल में आती है पल्मोनरी वेन, लंग्स से प्योर ब्लड लाती है, और राइट ओरिकल में बच्चों खुलती है वेना केवा, इम्प्योर ब्लड लेके आती है। तो पहले तो आपको ये पता ना, ब्लड प्रेशर ज्यादा वेन में होता है कि आर्टरी में, आर्टरी में। ये तो क्लियर है ना माइंड में, क्योंकि आर्टरी वो है, हम बीपी का मेजर भी बच्चों आर्टरी में ही करते हैं, कि आर्टरी की वॉल पर जो प्रेशर लगा वही ब्लड प्रेशर होता है।
क्योंकि जब हार्ट वेंट्रिकल पावरफुल सिस्टोल करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है पावर के साथ, तो ब्लड एक प्रेशर के साथ एरोटा आर्टरीज में फ्लो करता है ताकि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक उसको क्या किया जा सके, ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो प्रेशर हमेशा आर्टरी में वेन के कंपेयर ज्यादा होता है, और इसीलिए बच्चों आर्टरी में नॉर्मली वाल्व नहीं होते, आर्टरी में कपाट नहीं होते, क्योंकि वाल्व का फंक्शन है बैकफ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड, रक्त के पुनः प्रवाह को रोकना। लेकिन आर्टरी में पहले से ही प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड का बैकफ्लो नहीं होता, जबकि वेन में, वेना केवा में ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर स्लो हो जाता है, इसलिए उसे बैकफ्लो को रोकने के लिए बच्चों वहां क्या मिलेंगे, वाल्व, कपाट प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है ना चीज? तो पहली चीज, आर्टरी का जो बीपी है वो हमेशा वेन से क्या होगा, ज्यादा होगा। आर्टरी में ब्लड प्रेशर हमेशा वेन शिराओं से ज्यादा। तो देख लो, ये कह रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी का बीपी लेस देन दैट इन द वेना केवा, महाशिरा की तुलना में कम होता है। गलत, वो तो वेना केवा वेन से ज्यादा होता है, आर्टरी में ज्यादा होगा बच्चों। सेम एज दैट इन एरोटा, महाधमनी के बराबर होता है। अब ये छोटी सी चीज देखो, बोर्ड पे आओ, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर कौन आई, एरोटा, महाधमनी लार्जेस्ट आर्टरी, और राइट वेंट्रिकल से आई बाहर पल्मोनरी आर्टरी। तो ये कह रहा है कि पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा का ब्लड प्रेशर सेम होता है क्या? नहीं होता बच्चों। देखो क्यों, डिफरेंस देखना। जब हार्ट की अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां हम बताते हैं कि बच्चों जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में सबसे मोटी मायोकार्डियम होती है, थिकेस्ट मायोकार्डियम। बात आपको एक बताई जाती है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मायोकार्डियम है, मायो का मतलब मसल्स, कार्डियक मसल वाली लेयर सबसे थिक, मोटी होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब उसका बेनिफिट क्या है, मसल्स जितनी ज्यादा होगी उतना ही कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल होगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल को बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्योर ब्लड है, लेफ्ट वेंट्रिकल उस प्योर ब्लड को पूरे बॉडी ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करता है। वो लोअर ऑर्गन्स तक भी, वो अपर ऑर्गन्स तक भी भेजेगा। तो अपर ऑर्गन्स तक ग्रेविटेशन के अगेंस्ट गया, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाएगा, तो हमें क्या देना पड़ेगा, प्रेशर। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो कौन लगाएगा, ये थिकेस्ट मायोकार्डियम, किसका, लेफ्ट वेंट्रिकल का। तो सीधी सी बात है, जब मायोकार्डियम थिक है, ज्यादा है, तो इसमें प्रेशर भी ज्यादा। तो एरोटा में जो ब्लड का प्रेशर है, ध्यान से सुनना, एरोटा में जो ब्लड का प्रेशर है बच्चों, वो पल्मोनरी आर्टरी के कंपेयर थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में मायोकार्डियम सबसे थिक होती है। क्लियर फंडे? चलो ये भी गलत हुआ। मोर देन दैट इन द कैरोटिड आर्टरी, ये कैरोटिड आर्टरी जो होती है इससे ज्यादा भी नहीं होता, आर्टरी में लगभग इक्वली रहता है। और मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय शिरा की तुलना में ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, वेन के कंपेयर आर्टरी में प्रेशर हमेशा ज्यादा मिलेगा, इसीलिए आर्टरी में वाल्व नहीं होते। क्लियर है? चलो क्लियर है तो देर किस बात की, आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, ये लो, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन दिख रहा है बोर्ड पर आपके सामने, कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल ओनली इफ, निषेचन कब होगा, किस कंडीशन में। तो बिल्कुल बच्चों एक एनसीईआरटी की लाइन ही आती है, और नई एनसीईआरटी में वो जो एक करेक्शंस है वो भी अपन यहाँ डिस्कस कर लें, कि अपने को ये तो पता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है बच्चों, ये यूट्रस मान लिया, ये वो फिम्बरी मान ली, फैलोपियन ट्यूब मान ली। ये फैलोपियन ट्यूब का जो सोलन पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला। तो जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें तो मेंशन कर रखा है बच्चों कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। अब एक वो नई एनसीईआरटी, वो हालांकि एम्पुला उसमें भी दे रखा है, अब एक लाइन नहीं, मैं तो केवल एम्पुला ही वैसे मेंशन कर रखा है, बाकी बच्चों बता रखा है एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे। देखो फैलोपियन ट्यूब के पार्ट, इसको हम बोल देते हैं इन्फंडिबुलम, ये वाला पार्ट इस्थमस, इस्थमस से आगे फिर किससे कनेक्ट हो गया, यूट्रस से। तो स्पर्म जो आएंगे बच्चों, स्पर्म वेजाइना से यूट्रस में आए, यूट्रस से स्पर्म चले गए फैलोपियन ट्यूब में, ये इसका इस्थमस पार्ट है, एम्पुला पार्ट है। इसके जंक्शन पर यहां फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होती है,
ओवम जो ओवेरी से आया, अब ओवम के पास तो बच्चों पूंछ टेल नहीं होती, तो हमें ध्यान है कि फैलोपियन ट्यूब के जो सीलिया है वो ओवम को उस एम्पुला इस्थमस जंक्शन तक लेकर आएंगे, स्पर्म अपनी टेल की वजह से वहां तक आ जाएगा। तो ओवम और स्पर्म जब एक साथ साइमल्टेनियसली कहां पहुंचे, एम्पुला पर या एम्पुला इस्थमिक संधि स्थल पर, तभी कौन सी प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? इसलिए हर कोपुलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, ये तभी होता है जब स्पर्म और ओवम साइमल्टेनियसली कहां आए, एम्पुला और एम्पुला इस्थमिक जंक्शन पर, संधि स्थल पर। तो यही कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। प्रैक्टिकली कब पॉसिबल? ओनली इफ, कब? द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू सर्विक्स विद इन 48 आवर ऑफ रिलीज ऑफ ओवम इन यूट्रस। ओवम आने के 48 आवर्स तक ऐसा कुछ नहीं बच्चों, उनकी लाइफ स्पान फिक्स रहती है अलग अलग। तो द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम इन फैलोपियन ट्यूब, वो भी जरूरी नहीं है। जरूरी जो कंडीशन है, मस्ट जो कंडीशन है, रिक्वायर्ड जो कंडीशन वो ये है, दोनों एक साथ कहाँ है, एम्पुला इस्थमिक जंक्शन पे। द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। इस जंक्शन पर दोनों क्या आने चाहिए, एक साथ आने चाहिए, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट यहाँ क्या हो गया, करेक्ट हो गया। द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली ऑफ एम्पुला इस्थमिक जंक्शन ऑफ द सर्विक्स, ये गलत हो गया, सर्विक्स का थोड़ी, ये तो फैलोपियन ट्यूब का होता है। सर्विक्स तो ये यूट्रस की बच्चों जो नाल, इसको बोलते हैं अपन सर्विक्स। तो वेजाइना, वेजाइना के बाद सर्विक्स, देन ये यूट्रस का मेजर पार्ट, देन ये फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के फिर 3 पार्ट, जो ओवेरी के पास में वो इनफंडिबुलम, बीच वाला एम्पुला, ये वाला इस्थमस, ठीक है। और ये जो इनफंडिबुलम के पास बच्चों फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इन्हें हम बोलते हैं फिम्ब्री, झालर इनको बोला जाता है। इनका भी फंक्शन आरपीएमटी में पूछा हुआ है। फिम्ब्री क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ ओवम, हालांकि ओवम तो नहीं होता, वो सेकेंडरी oocyte होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, सीधा सा सेल बायो का क्वेश्चन, सेल डिवीजन का क्वेश्चन। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड, क्रॉसिंग ओवर कब, कौन से स्टेज, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो कौन से स्टेज में बच्चों, पैकाइटीन, सीधा सही है, इंपॉर्टेंट पूछ लिया भी जाता है क्रॉसिंग ओवर वाला, पैकाइटीन स्टेज में, जिसको हिंदी में स्थूल पट्ट बोला जाता है। चलो जेनेटिक्स में भी बता देते हैं वैसे इसको, क्रॉसिंग ओवर के टाइम। क्वेश्चन नंबर 10, ये अपने लोकोमोशन मूवमेंट का थोड़ा सा ऑफ बीट क्वेश्चन हटकर, कि लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। वैसे तो ये टिटनस में अपन क्लियर कर ही लेते हैं कि बच्चों को होता क्या ना, कि मसल्स को या न्यूरॉन की बात आए तो अपन ने उसको स्टिमुलेशन दिया, उद्दीपन दिया। तो उद्दीपन देते ही जब मसल्स में वो एक ग्राफ से एक्सप्लेन करते भी अपन, कि जब भी अपन किसी भी मसल्स को स्टिमुलेशन देते हैं बच्चों, स्टिमुलेशन देते ही उसमें एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार क्या होता है, रिलैक्सेशन। ये ध्यान है ना आपको, कि एक बार जब किसी मसल्स को हमने स्टिमुलेशन उद्दीपन दिया तो मसल्स एक बार कॉन्ट्रैक्शन और एक बार क्या दिखाएगी, रिलैक्सेशन। 1 टाइम कॉन्ट्रैक्शन, 1 टाइम रिलैक्सेशन, ये मसल ट्विच वैसे इसको बोलते हैं। अब जब उस मसल्स को अपन बच्चों बार बार स्टिमुलाई देते हैं, बार बार पिंच करते हैं, बार बार स्टिमुलेशन देते हैं, तो अब एक बार जब स्टिमुलेशन दिया ना, स्टिमुलेशन दिया, देने के बाद पहले उसमें कॉन्ट्रैक्शन और पूरा क्या होगा, रिलैक्सेशन। तो जब तक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ना हो जाए तब तक वो दूसरा स्टिमुलाई रिसीव नहीं करेगी। तो पूरी प्रोसेस होने के बाद फिर अगले स्टिमुलेशन के अगेंस्ट वो रेस्पॉन्ड करती है। तो यही कह रहा है कि सक्सेसिव स्टिमुलाई इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, बार बार स्टिमुलेशन देते हो तो कई बार मसल्स, नॉर्मल तो ग्राफ ही आता है, ये पहले लेग फेज होती है, यहां मसल को स्टिमुलेशन दिया, ये कॉन्ट्रैक्शन फेज, ये फाइनली बच्चों रिलैक्सेशन फेज। लेकिन अगर रेगुलर उसको स्टिमुलेशन दिया जाए तो धीरे धीरे परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन को ही हम क्या नाम देते हैं, टिटेनस। तो लैक ऑफ रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन का अभाव, शिथिलन का अभाव, सक्सेसिव स्टिमुलाई से मसल्स में सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन होना ही क्या कहलाया, टिटेनस कहलाया। वैसे एक बैक्टीरिया से भी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनेसी में हम पढ़ते हैं टोनस, ये टोनस है बच्चों,
टोनस एक तरह से बोलते हैं रेस्ट के टाइम जो मस्कुलर एक्टिविटी होती है, जब हम विश्राम कर रहे हैं उस समय जो मसल्स की एक्टिविटी कंपैरेटिवली कम होती है, उस कंडीशन को टोनस बोलते हैं। वो आपके पोस्चर और बैलेंस को बनाए रखने में हेल्पफुल होती है। स्पाज्म, ऐंठन, अकड़न, इनवॉलंटरी मसल्स में जकड़न आना, वो स्पाज्म कहलाता है। फैटिग, पेशियों का थकना, फैटिग का मतलब ही थकान है, एक्स्ट्रा वर्क से अपन लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है तो थकान आ जाती है, दैट्स कॉल्ड फैटिगनेस। और टिटनस का मीन हुआ हमने उसको रेगुलर स्टिमुलेशन दिया, बार बार जब आप स्टिमुलाई दोगे तो मसल्स में रिलैक्शन की बजाय परमानेंटली क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट, और उसी कंडीशन को हम क्या बोल देंगे बेटा जी, टिटेनस। तो इसका आंसर अपना कौन सा गया, फोर्थ गया। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ये लो उसका एनिमल एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन, जिसको अपन एंडोक्राइन सिस्टम से भी बच्चों कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो एंटागोनिस्टिक में आया था वहीं से कनेक्ट होके एक और ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कौन से हार्मोन के लिए, इनहिबिन। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन, इनहिबिन के रेफरेंस में सही कथन को चुनो। तो पहले मैं बता ही देता हूं कि इनहिबिन जो हार्मोन है ये बच्चों कहां से अपने को दिखता है, दो जगह, दोनों याद करना इंपॉर्टेंट है, मेल और फीमेल दोनों में। मेल में तो इनहिबिन का सोर्स बच्चों कौन सी सेल है, सर्टोली सेल, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आती है ना सर्टोली, सर्टोली को ही अपन क्या बोल देते हैं, नर्स सेल। नर्स क्यों बोला, बिकॉज सर्टोली सेल क्या देती है, स्पर्म को न्यूट्रिशन, तो इनको नर्स सेल बोल दो। और फीमेल में जो ग्रेफियन फॉलाइकल होता है उसकी बच्चों ग्रेनुलोसा सेल, ग्रेनुलोसा सेल्स, इन दोनों जगह से इंपॉर्टेंट है इनहिबिन। मेल में सर्टोली सेल ऑफ टेस्टिस, नर्स सेल ऑफ टेस्टिस से इनहिबिन आता है। फीमेल में ग्रेनुलोसा सेल, ओवरी में जब ग्रेफिन फॉलाइकल बनता है, ध्यान आया, और जो कार्पस ल्यूटियम है उनके बच्चों जो कवरिंग ग्रेनुलोसा सेल है यहां से रिलीज होता है इनहिबिन। ग्रेनुलोसा भी सही है, ये ऑप्शन में नहीं है तो कार्पस ल्यूटियम भी सही है बच्चों, इससे भी इनहिबिन एक ही बात है। ग्रेफिन फॉलाइकल जब रप्चर होता है तो सेकेंडरी oocyte तो चला जाता है फैलोपियन ट्यूब में, पीछे जो कवरिंग बच गई वही कार्पस हिमोरेजिकम, कार्पस ल्यूटियम, यहां आता है ये सर्टोली सेल से। अब काम अगर इसका पूछे वर्क फंक्शन क्या है, तो बच्चों नाम ही इनहिबिन है, संदमक है, तो किसी न किसी को तो इनहिबिट ही करेगा, संदमित ही करेगा। और ये जनरली ये जो फीमेल वाला इनहिबिन है एफएसएच, एलएच, ये भी एफएसएच को इनहिबिट करता है, एफएसएच को क्या करेगा, इनहिबिट। तो एफएसएच फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो नया गैमेट बनाता है, मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम, उसको प्रोडक्शन को एक तरह से इनहिबिट कर दिया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है इनहिबिन हार्मोन, जो अपन दोनों में इसकी स्टडी कर लेते हैं। तो आओ ऑप्शन पे, इज प्रोड्यूस्ड बाय द नर्स सेल इन टेस्टिस, नर्स का मतलब कौन सी सेल हुई, सर्टोली, एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एलएच। अब बच्चों एलएच की बजाय एफएसएच ज्यादा करेक्ट होता, एलएच की बजाय ज्यादा मेन किस पर इफेक्ट डालता है, एफएसएच के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। तो अपन और भी आगे पढ़ेंगे, हालांकि अगर अपने को मोर प्रॉपर बच्चों आंसर देने होते हैं, ज्यादा करेक्ट है वो आंसर देना होता है। इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एलएच, एफएसएच एंड प्रोलेक्टिन से कोई मतलब नहीं है, इट्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल इन ओवेरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच। ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया, एफएसएच के सिक्रीशन को रोकेगा, ओवेरी की ग्रेनुलोसा सेल से आता है। हालांकि फर्स्ट भी थोड़ा बहुत सही है, लेकिन उससे ज्यादा बच्चों करेक्ट कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। अगर थर्ड नहीं दिखता तो अपना आंसर क्या जा सकता था, फर्स्ट। इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल इन ओवेरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एलएच की बजाय ज्यादा इफेक्ट इसका एफएसएच पे। क्लियर, तो इसका आंसर गया थर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन देखो, नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कोज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो चैप्टर है ना, कहा भी था मैंने, उस चैप्टर के बच्चों जो डिसऑर्डर है एनसीईआरटी वाले, वो हर डिसऑर्डर पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में आता है। एम्फाइसेमा आया हुआ है, अस्थमा भी आया हुआ है इसी साल, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी 19 में पूछ लिया था। मतलब उस चैप्टर के जो डिसऑर्डर है वो लगभग आपको एग्जाम में पूछे जा सकें, मिल जाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड एक्सरसाइज में। क्लियर, तो यहाँ क्या पूछ रहा है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से क्रोनिक
क्रोनिक का मतलब बच्चों लंबे टाइम तक जो रहता है वो क्रोनिक है, शॉर्ट ड्यूरेशन तक रहे उसको एक्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो सिगरेट स्मोकिंग से होती है, सीधा ही अपने को ध्यान आंसर क्या गया, एम्फाइसेमा, वात स्फीति, जिसमें वॉल ऑफ एल्वियोलाई, कूपिका की भित्तियां डैमेज हो जाती है, ध्यान आया, एरिया सरफेस कम हो जाएगा। और एम्फाइसेमा का ट्रीटमेंट भी ध्यान रख लेना बच्चों, जो आपके बायोटेक वाले चैप्टर में 12वें चैप्टर में दे रखा है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, ध्यान आया, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। ट्रेशी शिप, भेड़ के मिल्क से अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, वो ट्रांसजेनिक शिप होती है, उससे बच्चों ये अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन बना है, जिससे किसका ट्रीटमेंट, एम्फाइसेमा का, वात स्फीति का। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आया, हीमोफीलिया जेनेटिक्स। तो अपन ने एक वो जेनेटिक डिसऑर्डर वाला लेक्चर भी अपलोड कर दिया है, देख लिया होगा आप लोगों ने। उस एक लेक्चर से भी बच्चों मोस्टली आपको एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में मिल जाता है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलेसेमिया, सिकल सेल, उनसे कनेक्टेड भी जेनेटिक डिसऑर्डर के क्वेश्चन भी लगभग पूछे जाते हैं। तो ये कि हीमोफीलिया का क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब हीमोफीलिया, सबसे सही जो इसको डिस्क्राइब करता है, डोमिनेंट जीन डिसऑर्डर, डोमिनेंट नहीं है, आपको पता है हीमोफीलिया बच्चों कौन से क्रोमोसोम पर, एक्स लिंक्ड, और साथ में कैसा, रिसेसिव, अप्रभावी होता है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, बोथ आर एक्स लिंक्ड, रिसेसिव। रिसेसिव जीन डिसऑर्डर देखो सही है, रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, लेकिन इसीलिए बोलता हूं चारों ऑप्शन पढ़ो, अगर नहीं पढ़ोगे दूसरा दिखते यही टिक कर दिया अपन ने, है रिसेसिव टिक करके आगे -5, गलत हो गया, क्यों, क्योंकि आगे चलो तीसरा ऑप्शन और ज्यादा सही आपको दिख रहा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, रिसेसिव में भी एक्स लिंक्ड, क्योंकि जीन इसकी कहां मिलेगी, 3rd क्रोमोसोम पे, एक्स क्रोमोसोम पे, सॉरी। तो आंसर इसका क्या चला गया बच्चों, 3rd। इसलिए चारों ऑप्शन देखो, फिर जो सबसे सही लगे, मोर करेक्ट लगे, अप्रोप्रिएट लगे, पूछ ही रहा आपको, बोला ना अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब, वही आंसर अपने को देना है। हो सकता है कुछ सेकंड आपको इसमें ज़्यादा लग जाए, लेकिन बच्चों जो एक्यूरेसी है, सही होने की जो चांस है, वो ऑटोमेटिकली एक्सपोनेंशियल ग्रो कर जाएंगे, चरघातांकी रूप से सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। और वो जो वर्ड आप यूज करते हो सिली मिस्टेक वाला, वो जब चारों ऑप्शन प्रॉपरली देखोगे, समझोगे, तो सिली मिस्टेक होने के चांस भी हाईली रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हेलो, मोल बायो का लैकोपेरोन से अब अपने जो क्रेश कोर्स के लेक्चर चल रहे हैं उसमें एक मैं बच्चों लेक्चर इस लेकोपेरोन वाले पॉइंट से भी बनाऊंगा, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं मोल बायो में, लेकोपेरोन का भी एक ही लेक्चर में मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो यहाँ तो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इज इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लेकोपेरोन। इंड्यूसर किस कौन है, लेकोपेरोन में लेक का मतलब लैक्टोज था, और इंड्यूसर वहां वही लैक्टोज। लैक्टोज जब होता है तभी तो लेकोपेरोन स्टार्ट होता है, तो लैक्टोज क्या है, उसे स्टार्ट करता है, स्विच ऑन करता है, तो बच्चों इंड्यूसर हो गया, इंड्यूस करने वाला, प्रेरित करने वाला। क्लियर, लैक्टोज और गैलेक्टोज यहां गलत हो गया। लैक्टोज के साथ एक बच्चों एनसीईआरटी में देखा है एलो लैक्टोज, लैक्टोज एंड एलो लैक्टोज, ये तो होते ही नहीं, तो आंसर अपना 4th लैक्टोज। इसको बोलते हैं ना इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल होता है, ओपेरोन इंड्यूसिबल का मतलब लैक्टोज इंड्यूसर की प्रेजेंस में वो स्विच ऑन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए अपन, फिर से जेनेटिक्स का सीधा सा क्वेश्चन आपके सामने है। A tall true breeding garden pea plant is crossed with a dwarf true breeding garden pea plant। ये बच्चों true breeding का मतलब true शुद्ध वंशक्रम, ध्यान आएगा। ट्रू के लिए हमेशा सेम होमोजाइगस में, जैसे टोल है तो कैपिटल टी का ये वाला क्रॉस कई जनरेशन तक करवाया जाए, ये प्योर लाइन ट्रू ब्रीडिंग इसको बोलते हैं। ट्रू का मतलब जो अपने कैरेक्टर के लिए बिल्कुल शुद्ध हो, वो ट्रू हो गया। तो ट्रू ब्रीडिंग टॉल ट्रू प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी, ट्रू ब्रीडिंग वाला नहीं होता, ये होगा जिसमें बोथ आर होमोजाइगस। और क्रॉस विद ए ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट, ड्वार्फ में तो ये होता है स्मॉल टी, सीधा ही बता दिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। When the F1 plant were selfed, the resulting genotype, F1 का सेल्फ पोलिनेशन करवा लो,
ये करवा दिया। तो रिजल्टिंग जीनोटाइप्स वर इन द रेशो ऑफ, कर लो सीधा सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं आनी चाहिए बच्चों। कर लिया तो अपन ने क्या आया, ये लो इसका अपने पास रिजल्ट यही तो आया, सीधा सा 1:2:1। देख लो अब क्या पूछ रहा, ऑप्शन ढूंढो। 3:1 ड्वार्फ एंड टोल गलत हो गया, 3 तो टोल है, 1 ड्वार्फ आएगा। 1:1 टोल होमोजाइगस, ये रहे टोल होमोजाइगस। अगले 2 टोल हेटेरोजाइगस, बिल्कुल बच्चों टोल हेटेरोजाइगस, लास्ट वाला एक ड्वार्फ हो गया। तो सेकंड ही करते हैं आंसर, ये लो। थर्ड टोल हेटेरोजाइगस गलत, 3:1 3 टोल और 1 ड्वार्फ। देखो ये भी देखना एक बार, 3:1 फोर्थ गलत है कि सही है? वैसे तो सही दिख रहा है 3:1, लेकिन ये किसके रेफरेंस में पूछ रहा है बच्चों आपसे? जीनोटाइप के रेफरेंस में पूछ रहा है। तो ये जीनोटाइप है 1:2:1, इसके अकॉर्डिंग आंसर दो। 3:1 तो उसका क्या आता है? फिनोटाइप आता है, लक्षण प्रारूप आता है। तो जो क्वेश्चन में पूछे उसी के अकॉर्डिंग क्या दिया जाए? आंसर। अब मान लो ये चौथा ऑप्शन ऊपर आ जाता, फर्स्ट में आ जाता, वो बिना सोचे समझे बिना पढ़े देखते तो डायरेक्ट इसको भी करके आ सकते थे, ये भी तो होता है। बस वही इसलिए मिस्टेक है जो आते हुए क्वेश्चन भी आपसे क्या करवा देती है? गलत करवा देती है। तो इसलिए बच्चों चारों ऑप्शन ढंग से देखो, क्वेश्चन पढ़ो, पूछ क्या रहा है उसको अंडरलाइन करना भी सीखो। करेक्ट इनकरेक्ट में अंडरलाइन, यहाँ जीनोटाइप पूछा है इसने, जीन प्रारूप, तो उसके अंडरलाइन करो। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लो बायोटेक का 12वां चैप्टर एप्लीकेशन वाला, वही आरएनए इंटरफेरेंस का सीधा क्वेश्चन आ गया। आरएनए इंटरफेरेंस में वो निमेटोड कौन सा है बच्चों? मेलोइडी गाइने, प्यारा सा नाम आता है ना, एक मेलोइडी गाइने इनकोग्निशिया। कौन से प्लांट? टोबैको, तंबाकू प्लांट में कहाँ इन्फेक्शन करता है? उसकी जड़ में, रूट में। एनसीईआरटी में डायग्राम भी उसका दे रखा ना, रूट में नोड्यूल्स बन जाते हैं, वही। तो ये पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मेलोइडी गाइने इनकोग्निशिया से टोबैको का कौन सा भाग संक्रमित होता है? तो आंसर है उसकी जड़, रूट। सबसे इजी आरएनए इंटरफेरेंस का एक क्वेश्चन। अगला सेल डिवीजन, सेल बायो। Which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cell? काई कोशिकाओं में जब माइटोसिस होता है बच्चों, समसूत्री विभाजन होता है, तो कौन सा फीचर नहीं होता? सिनेप्सिस। सिनेप्सिस वही क्रॉसिंग ओवर वाला। ये तो सिनेप्सिस तो फ्यूचर ही किसका है? मियोसिस का है, अर्धसूत्री विभाजन का है, ना कि माइटोसिस। फिर भी पढ़ लेते हैं अपन और ऑप्शन कि सर खुद तो बोलते हो 4 ऑप्शन पढ़ो, तो खुद फर्स्ट में आंसर दे देते हो। सुन लो अगला भी, स्पिंडल फाइबर तो बनते ही है, तर्कु तंतु, वही तो उससे क्रोमोसोम से कनेक्ट होंगे। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस भी होता है, प्रोफेज मेटाफेज के बाद वाली स्टेजेस, क्रोमोसोम मूवमेंट भी होती है, तभी क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट से फिर वो अलग अलग पोल पर ट्रांसफर होते हैं। फिनेसिस जो मियोसिस का फीचर है, ना कि माइटोसिस का। क्वेश्चन 18, एक अच्छा क्वेश्चन, कैंसर से कनेक्टेड, कैंसर और म्यूटेशन को मर्ज करके बच्चों पूछ लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल्स इन रिलेशन टू म्यूटेशन? म्यूटेशन के संदर्भ में कैंसर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसको समझने के लिए बच्चों में पहले थोड़ा सा एक बात आपको बता दूं कि जो एक जीन अपने में होती है टीलोमरेज जीन, जीन है टीलोमरेज। देखो क्या है, पहले समझाता हूं मैं। टीलोमरेज जीन से बच्चों एक एंजाइम बनता है, टीलोमरेज एंजाइम। हर जीन किसी न किसी फंक्शन कैरेक्टर को ही तो कंट्रोल करती है। तो जो टीलोमरेज जीन है वो क्या बना रही है? टीलोमरेज एंजाइम। टीलोमरेज जो एंजाइम है ये बच्चों रिपेयरिंग ऑफ टीलोमियर, इसका काम है टीलोमियर की रिपेयरिंग करना। टीलोमियर को क्या करना? रिपेयर। अभी टीलोमियर क्या है? तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर ध्यान है, उसके किनारों को अपन क्या बोल देते हैं? टीलोमियर। तो जब तक क्रोमोसोम सही है, मेंटेन है, तब तक बच्चों डीएनए डैमेज नहीं होता है। डीएनए जब तक सही रहता है, आपकी सेल भी तब तक एक्टिव रहती है, जिंदा रहती है। पहली चीज तो ये। अब जैसे जैसे एजिंग, एज बढ़ती है, बुढ़ापा आता है, ध्यान से सुनना, 2-3 चीजें यहां कनेक्ट हो रही है। तो सेल को एक्टिव कैसे रखा? एक जीन है कौन सी? टीलोमरेज। वो जीन क्या बनाती है? टीलोमरेज एंजाइम बनाती है। वो एंजाइम बच्चों उस टीलोमियर वाले पार्ट को रिपेयर करता है, उसकी मरम्मत करता है। और जब तक टीलोमियर सही है, क्रोमोसोम सही है, डीएनए सही है, तब तक आपकी सेल एक्टिव है, वो डिवाइड करती रहेगी।
और एज बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये जीन क्या हो जाती है, इनएक्टिव, धीरे धीरे इसका काम करना कम हो जाता है। ये इनएक्टिव हो गई तो एंजाइम भी कम हुआ, एंजाइम कम हुआ तो टेलोमियर की रिपेयर होना कम हो जाएगा, टेलोमियर डैमेज होगा, डीएनए डैमेज होगा तो सेल भी एक्टिव नहीं रहेगी, धीरे धीरे सेल की भी बच्चों क्या होती है, डेथ हो जाती है। और इस प्रोग्राम्ड सेल डेथ को क्या नाम देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल डेथ के लिए बच्चों एक वर्ड आता है एपोप्टोसिस। क्या बोला मैंने, एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। डेथ का मतलब उसमें डिवीजन नहीं होगा। तो डिवीजन के लिए सेल को एक्टिव रखना है। एक्टिव रखने के लिए टेलोमियर सही रहना चाहिए। टेलोमियर के लिए कौन चाहिए, टेलोमेर एंजाइम, टेलोमरेज एंजाइम बनाने वाली जीन है टेलोमरेज जीन। ये अब एज के साथ ही एक्टिविटी कम हो जाती है। बट बच्चों कैंसर में आपने क्या पढ़ा है, कैंसर में तो अपन ने पढ़ा है कि सेल डिवीजन कम नहीं, वो तो और ज्यादा और फास्ट हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो अगर इस जीन में, टेलोमरेज जीन में मैं क्या करवा दूं, म्यूटेशन करवा दूं, उत्परिवर्तन, तो जो जीन धीरे धीरे इनएक्टिव हो रही थी वो मान लो म्यूटेशन की वजह से परमानेंटली क्या हो गई, एक्टिव रह गई। तो अगर ये एक्टिव रह गई तो ये लगातार एंजाइम बनता रहेगा, एंजाइम बनता रहेगा तो टेलोमियर सही रहेगा और सेल भी आपकी क्या रहेगी, एक्टिव रहेगी। तो कंटिन्यूअसली वो डिवाइड करती रहेगी। एक तरह से हम बोल देंगे सेल कैसी हो जाएगी, इमॉर्टल, अमर हो जाएगी, अब उसकी डेथ नहीं होगी। तो कैंसर में भी क्या होता है, यही होता है, सेल कंटिन्यूअसली क्या करती है, डिवीजन। तो टेलोमरेज कैंसर सेल इन रिलेशन टू म्यूटेशन, नोट ट्रू पूछ रहा है, म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टेलोमरेज। पहला ही बच्चों, म्यूटेशन टेलोमरेज के प्रोडक्शन को कम करता है कि बढ़ा रहा है, ये लो। इस टेलोमरेज जीन में अगर म्यूटेशन हो गया तो ये एक तरह से परमानेंटली क्या हो गई, एक्टिव होने से टेलोमरेज एंजाइम का सिंथेसिस होता रहेगा, ना कि कम होगा। और ये होता रहेगा तो सेल भी एक्टिव रहेगी, इमॉर्टल रहेगी और वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है। दूसरा, म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन एक्सेलरेट द सेल साइकिल। अब सेल साइकिल को एक्सेलरेट तो नहीं करते, म्यूटेशन मोस्टली किसी भी जीन को इनहिबिट भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं। म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टेलोमरेज इनहिबिटर, ये तो ट्री हो गया ना, टेलोमरेज इनहिबिटर को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय। तो इनहिबिटर जब हट गया तो कंटिन्यू टेलोमरेज प्रोडक्शन होता रहेगा। म्यूटेशन इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल, ठीक है, म्यूटेशन सेल कंट्रोल को रोक देंगे तभी सेल प्रॉपरली कंटिन्यूअसली क्या होती रहेगी, डिवाइड। तो ये तो करेक्ट हुए, पहला जो है वो इसके लिए इनकरेक्ट हुआ। तो ये टेलोमरेज वाला ध्यान रख लेना, टेलोमरेज जीन, टेलोमरेज एंजाइम जो टेलोमियर पार्ट को रिपेयर करता है जिससे सेल लंबे टाइम तक एक्टिव रहती है। और सेल की डेथ को बच्चों क्या बोला जाता है, एपोप्टोसिस। ठीक है, चलें आगे, क्वेश्चन 19 पे आता हूं। एक और सीधा फंगस फंजाई का क्वेश्चन। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई कको में अपने को पता है क्या होता है, काइटिन होता है। काइटिन आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ते ही हो कि फर्स्ट नंबर पे बच्चों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात आती है वो तो है सेलुलोज, प्लांट की सेल वॉल में। सेकंड मोस्ट एबंडेंट की बात आए तो वो अपना क्या होता है, काइटिन। और काइटिन दो इंपॉर्टेंट जगह आपको मिलता है, फंजाई में तो मिलता ही है बच्चों, इसके अलावा जो लार्जेस्ट फाइलम है अपना आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का स्केलेटन भी किसका बना, काइटिन। वही काइटिन जो एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन होती है, इसका पॉलीमर होता है। क्लियर है, चलो तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये और फिर हार्मोन से ले लो या इसको प्लांट एनिमल एम्ब्रियोलॉजी वाला पार्ट अपन मान लें, उससे देख लेते हैं। तो चेंजेस इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बच्चों। अब RH और IH जब आता है ना, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन, तो वो कहाँ से आता है, हाइपोथैलेमस से आता है। तो हाइपोथैलेमस से जो GnRH आया वो कहाँ आया बच्चों, पिट्यूटरी ग्लैंड आया, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से वो दो हार्मोन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करवाएगा, FSH और LH। ठीक है, इन FSH LH के फंक्शन देख लो। FSH तो बनाता है ग्रेफियन फोलाइकल, फीमेल में पूछना ना, ग्रेफियन फोलाइकल, ग्रेफियन फोलाइकल। और LH क्या करवाता है, ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग।
अब जब ग्रेफिन फोलिकल रप्चर होता है ओवुलेशन होने के बाद तो बनता है कार्पस ल्यूटियम, जिससे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन ये वाले हार्मोन आते हैं। अब अगर बच्चों प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी आ गई, तब तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन चलता रहेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होकर बना देगा कार्पस एल्बिकेंस, तो इन हार्मोन का लेवल डिक्लाइन कम हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो GnRH है इसका सिक्रीशन डिपेंड करता है उन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन पे। मान लो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी हो गई तो इनके लेवल को बढ़ाना है तो GnRH बढ़ेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा, वो यहाँ से हार्मोन रिलीज करेगी और वो फिर बढ़ते रहेंगे। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो भी कम होंगे, इसका सिक्रीशन भी कम। फीडबैक कंट्रोल पढ़ते हैं ना अपन, पुनर्भरण क्रिया विधि। तो GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो एक्चुअल में है वो उनकी जो पल्स है, उनका जो बारंबारता है वो इनके द्वारा कंट्रोल होगा कि इनकी ब्लड में क्या अमाउंट है, ये कम है कि ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग इसका क्या होता है सिक्रीशन। तो GnRH बच्चों हाइपोथैलेमस से, वहां से एंटीरियर पिट्यूटरी जहां से 2 हार्मोन, और ये फाइनली प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उन्हीं के थ्रू कंट्रोल्ड रहता है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हेल्थ डिजीज वैक्सीन। वैक्सीन से कनेक्टेड क्वेश्चन आ गया कि एंटीवेनम इंजेक्शंस कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज व्हाइल पोलियो ड्रॉप्स दैट आर एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू द बॉडी कंटेन। एंटीवेनम तो बच्चों ये जो सांप का जहर होता ना, सांप के जहर को हम क्या बोलते हैं, वेनम। उसके अगेंस्ट जो इंजेक्शन लगता है वो एंटीवेनम होता है। पैसिव इम्यूनिटी, उसमें रेडीमेड एंटीबॉडी होती है, बनी बनाई एंटीबॉडी होती है, परफॉर्म्ड एंटीबॉडी होती है। ये बात करा कि जो पोलियो की वैक्सीन है, अब देखो पोलियो के लिए बच्चों 2 टाइप की वैक्सीन है। एक तो है OPV, इसको अपन सेबीन वैक्सीन भी बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम पर, सेबीन। ओरल पोलियो वैक्सीन जो 2 बूंद जिंदगी की आती है ना, 2 बूंद जिंदगी की दी जाती है, पोरल की ड्रॉप्स, ओरल का मतलब मुख से दी जाती है। एक पोलियो की वैक्सीन होती है बच्चों साक वैक्सीन, साक और OPV जिसको सेबिन बोलते हैं। डिफरेंस देखो क्या है कि जो साक बच्चों वैक्सीन है, साक से तो याद रख लेना इसमें के आ रहा है ना, के, इसमें तो किल्ड पैथोजन को यूज करते हैं। वैक्सीन ध्यान है ना आपको, वैक्सीन जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें वही पैथोजन यूज कर लेते हैं जिससे डिजीज होती है। वो पैथोजन या तो मरा हुआ होता है या तो जिंदा होता है। जिंदा होता है तो वो इनएक्टिव होता है, वीक होता है, ताकि बॉडी में जाके उससे डिजीज ना हो, या वो किल्ड होता है। तो पोलियो की बच्चों जो साक वैक्सीन है वो तो उसमें तो पैथोजन कैसा रहेगा, किल्ड रहता है। लेकिन जो सेबीन है जो सामान्यतया यूज की जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन OPV बोलते हैं, इसमें वो पैथोजन जिंदा लेकिन कैसा रहता है, वीक रहता है, एटेन्यूटेड उसको बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि व्हाइल पोलियो ड्रॉप्स दैट आर एडमिनिस्ट्रेटेड इनटू द बॉडी कंटेन, पोलियो ड्रॉप का मतलब वही ओरल पोलियो वैक्सीन। पहले आ गया एटेन्यूटेड पैथोजन। एटेन्यूटेड का मतलब कौन सा, वीक पैथोजन, कमजोर पैथोजन, जिंदा है लेकिन वीक है। वीक का मतलब उससे बॉडी में डिजीज नहीं होती, डिजीज कोजिंग कैपेसिटी उसमें नहीं होती। क्लियर, क्षीण कर दिए गए रोग जनक, कमजोर कर दिए गए रोग जनक। चलो बच्चों, और अगर साक की बात आती तो उसमें कैसा होता, किल्ड पैथोजन। ये लो अपने आइज से क्वेश्चन, पिछले 2-3 साल से तो आइज से ही क्वेश्चन बन रहा है रिसेप्टर वाले चैप्टर में, कि फोटोसेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आइज मेडअप ऑफ, वही प्रकाश संवेदी एक वर्णक बच्चों आता है ना, रोड सेल वाला ही मेनली यूज करते हैं अपन, कौन सा, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन का ब्रेकडाउन किसमें होता है, एक तो बेटा जी क्या बना, ऑप्सिन, और मैंने ये बताया था दूसरा रेटिनल, रेटिनोल नहीं रेटिनल बताया था, जो विटामिन ए का क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। विटामिन ए होता है रेटिनोल, ये है रेटिनल। बस यही क्वेश्चन है। ट्रांसड्यूसिंग एंड रेटिनी, ग्वेनोसिन नहीं, ऑप्सिन एंड रेटिनल और ऑप्सिन एंड रेटिनोल, ये देख लो तीसरा चौथा ऑप्शन, ये रेटिनल AL, इस वजह से आंसर क्या गया, थर्ड गया, ऑप्सिन एंड रेटिनल। चलें रे आगे, चलो फ्यूचर डॉक्टर्स आगे चलें। आगे चलोगे तो आपको क्वेश्चन मिलता है टैक्सोनॉमी का, विच
ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। कौन सा कैरेक्टर सबसे बड़े फाइलम आर्थ्रोपोडा का नहीं है? जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये तो है आर्थ्रोपोडा का मीन बच्चों, आर्थ्रो का मतलब जॉइंट, पोडा का मीन अपेंडेजेस, ये तो होगा। काइटिन का एक्सोस्केलेटन अभी बता रहे थे, काइटिन का स्केलेटन होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक का मतलब ट्रू सेगमेंटेशन, वास्तविक खंडी भवन। ट्रू सेगमेंटेशन देखो तीन ही फाइलम में मिलता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और बच्चों कोरडेटा। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोरडेटा में ट्रू सेगमेंटेशन होता है। और पैरापोडिया, पार्श्वपाद इसका फीचर नहीं है। पैरापोडिया तो आपको मिलते हैं नेरीज में, और नेरीज इज मेंबर ऑफ फाइलम एनेलिडा। तो आंसर क्या गया? फोर्थ गया। तो पैरापोडिया एनेलिडा का फीचर है, ना कि आर्थ्रोपोडा का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, ब्लड सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन दोनों से कनेक्ट करके आ गया कि अगर रक्त की पीएच कम हो जाए तो बच्चों क्या होगा? तो ब्लड की पीएच अपने कितनी होती है? 7.4, स्लाइटली अल्केलाइन, हल्का क्षारीय होता है। उसकी पीएच अगर कम हो जाए, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ब्लड की पीएच में थोड़ा सा भी इम्बैलेंस होते, अनबैलेंस होते ही अगर वो एसिडिक हो जाए, डेथ भी हो सकती है। देखो क्या होता है, उसको अपन ऐसे समझते हैं कि ब्लड में है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो ट्रांसपोर्ट करता है किसको? O2 को। तो जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन कब बनता है, कब टूटता है? वैसे रेस्पिरेशन में आता है ये, तो वहां बेटा जी अपन बताते ना कि एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन जुड़ते हैं? 4 रिवर्सिबल फॉर्म में, और क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन स्लाइटली एसिडिक होता है, वीक एसिड होता है। अब देखो क्या है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है, कब टूटता है? तो कब बनेगा? तो बच्चों सीधी सी हीमोग्लोबिन की नेचर है कि जो गैस ज्यादा दिखे हीमोग्लोबिन उसी को पकड़ लेता है। ऑक्सीजन ज्यादा है तो बाइंड विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन बनेगा कब? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो? ज्यादा, PO2 ज्यादा, एल्वियोलाई के पास PO2 ज्यादा है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेगा, बाइंड कर लेगा, बाइंड करके क्या बना देगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन। PO2 ज्यादा है मतलब CO2 कम है, कम है, उस फैक्टर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। CO2 कम है तो H+ भी कम है, H+ कम है बेटा जी तो pH ज्यादा, क्योंकि H+ मीडियम कैसा लाता है? एसिडिक। इसके ठीक अपोजिट ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन, वियोजन कहां होता है? टूटती कहां है? टिश्यू के पास। कब टूटेगी? जब PO2 क्या हो? कम, CO2 बच्चों क्या हो? ज्यादा। CO2 ज्यादा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा और किसको पकड़ लेगा? CO2 को पकड़ लेगा। CO2 ज्यादा है तो H+ की कंसंट्रेशन भी ज्यादा है, साथ साथ आते हैं। H+ ज्यादा है तो मीडियम एसिडिक, एसिडिक है तो बच्चों pH कम हो जाएगी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। रिडक्शन इन pH ऑफ ब्लड विल, अगर pH में कमी आ जाए, pH ब्लड की कम हो जाए तो क्या होगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन, डिसोसिएशन बढ़ेगा और फॉर्मेशन कम हो जाएगा। ये लो, रिलीज बाइकार्बोनेट आयंस बाय द लीवर, लीवर से बाइकार्बोनेट का कोई कनेक्शन नहीं। रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट। अब बच्चों देखो हार्ट बीट CO2 बढ़ने पर, ये क्वेश्चन भी बना हुआ है रेस्पिरेशन का, रेगुलेशन में है। CO2 H+ बढ़ता है तो हार्ट बीट बढ़ती है, ब्रीदिंग बढ़ती है, क्योंकि CO2 बॉडी पर टॉक्सिक इफेक्ट डालती है, इसलिए अपना हार्ट बीट और ब्रीदिंग बढ़ेगी ताकि फटाफट हम CO2 को बॉडी के बाहर निकाल सकें। तो CO2 बढ़ने से CO2 क्या कर रहा है? रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट। कब? जब pH रिडक्शन, pH कम हो रहा है तो CO2 बढ़ रही है, CO2 बढ़ रही है तो हार्ट बीट भी बढ़ेगी। तो गलत हो गया ना। रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, गलत। डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, क्लियर। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जुड़ने की एफिनिटी को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि जब pH कम होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तो O2 ज्यादा चाहिए, CO2 कम चाहिए, CO2 कम चाहिए तो pH बढ़ेगा। तो आंसर बच्चों क्या आया? फोर्थ। इंपॉर्टेंट है pH ब्लड की, थोड़ा सा कम होते ही लंबे टाइम तक अगर ऐसा चले तो डेथ भी हो सकती है। और इसको ऐसे भी समझ लो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन और डिसोसिएशन पर ये जो pH का इफेक्ट है, इसको अलग से भी एक नाम देते हैं बच्चों, रूट इफेक्ट।
ऑक्सीमोग्लोबिन के निर्माण और वियोजन पर जो पीएच का इफेक्ट है वो रूट इफेक्ट। क्या कि पीएच बढ़ने से ऑक्सीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, पीएच कम होने से ऑक्सीमोग्लोबिन का बच्चों डिसोसिएशन होता है, वियोजन होता है। अलग से नाम आता है इसका रूट इफेक्ट। जैसे रेस्पिरेशन में कई इफेक्ट आते हैं, बोहर इफेक्ट आपने सुना है, हेल्डेन इफेक्ट आता है, हैम्बर्गर फेनोमेनन आता है, उसी को अपन क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं। वैसे ये कौन सा? रूट इफेक्ट। चलें तो आगे, चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला अपना क्वेश्चन बच्चों आ रहा है 25। फिर से टेक्सोनोमी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, Which of the following characteristics feature always hold true for the corresponding group of animal? उस एनिमल ग्रुप के लिए वो हमेशा सही होते हैं। ऑलवेज का मतलब जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं हो, बिना एक्सेप्शन के हमेशा वो कैरेक्टर ट्रू रहेगा। देख लो, 3 चैम्बर हार्ट विद 1 इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में हार्ट हमेशा 3 चैम्बर होता है क्या? कोई एक्सेप्शन नहीं है, बिल्कुल है। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ में चैम्बर 4 हो जाते हैं बच्चों, तो गलत हुआ, ऑलवेज ट्रू नहीं है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कॉन्ड्रिक्थीज, ये हमेशा ट्रू है। कॉन्ड्रिक्थीज और जो ओस्टिकथीज है बच्चों, फिशेज की जो क्लास है, कॉन्ड्रिक्थीज का स्केलेटन कार्टिलेज का बनता है, ओस्टिकथीज का स्केलेटन ओएस बोन्स का बनता है हमेशा। इसी का एग्जांपल आता है स्कोलियोडोन, प्रिस्टिस, ट्राइगोन, कार्केरोडोन, वो कॉन्ड्रिक्थीज फिशेज होती है। विविपेरस मैमल्स, मैमल्स क्या हमेशा विविपेरस होते हैं? याद करना वो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल। प्लेटिपस, प्लेटिपस बच्चों कैसा होता है? ओवीपेरस, अंडे देने वाला, तो ये ऐसा मैमल है जो ओवीपेरस है। पजेज ए माउथ विद एन अपर एंड लोअर जा। कोर्डेट, कोर्डेट में हमेशा जबड़े थोड़ी होते हैं, कोर्डेट में आता है एग्नेथा। एग्नेथा में क्लास आती है बच्चों साइक्लोस्टोमेटा, जिसके 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल एनसीईआरटी में पेट्रोमाइजोन एंड मैगजीन। ध्यान आए, इन दोनों में जो क्या होते हैं? एब्सेंट। तो कोर्डेट में हमेशा जबड़े नहीं होते, तो इसमें बिना एक्सेप्शन के आंसर आ गया सेकंड, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 26। फिर से एक जेनेटिक्स का क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर। मैच द कॉलम कनेक्टेड टू जेनेटिक्स। डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रोपी, सीधा सही है। डोमिनेंस का मतलब प्रभाविता। F1 में बच्चों जो डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट जीन है, वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव एलील एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ध्यान आपको सीधी चीज। तो डोमिनेंस में आ गया कि इन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली 1 एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ। ठीक है, मैंने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये डोमिनेंट एलील ही एक्सप्रेस होगा, ये वाला एक्सप्रेस या प्रदर्शित नहीं होगा, डोमिनेंस है। कोडोमिनेंस, शह प्रभाविता, F1 में दोनों ही एक्सप्रेस हो गए, साथ साथ एक्सप्रेस हो गए, तो बच्चों कोडोमिनेंस, जिसका एग्जांपल आपके स्नैपड्रैगन वाला दे रखा है। रेड और व्हाइट फ्लावर से कैसे आ गए थे? पिंक फ्लावर, मिराबिलिस जालापा, वो कोडोमिनेंस है। तो कोडोमिनेंस इन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्व्स फुली, दोनों एक दूसरे के साथ आ जाए तो कोडोमिनेंस, केवल डोमिनेंट आए तो डोमिनेंस। प्लियोट्रोपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये देख लो बच्चों, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रोपी, इसको मैं ऐसे बता दूं कि नॉर्मली हम बोलते हैं क्या कि एक जीन कितने कैरेक्टर को कंट्रोल करता है बच्चों? 1 कैरेक्टर, 1 जीन। चलो मैं एक अगले पेज पे लेकर उसको समझा दूंगी। 2-3 बातें हैं कि मैंने बोला 1 जीन का मतलब बच्चों कितने हुए? 1 कैरेक्टर। एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है, सीधी बात है। कई बार कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल आएंगे जहां जीन तो होगा एक, बट कैरेक्टर मोर देन 1 होंगे। एक जीन मोर देन 1 कैरेक्टर। कुछ जगह बच्चों मोर देन 1 जीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर। 3 बातें बोर्ड पे लिखी मैंने, दिख रही है ना आपको, कि इन जनरल तो एक जीन कंट्रोल करती है एक कैरेक्टर को, कुछ कई बार एक्सेप्शनली एक जीन कंट्रोल करती है कई कैरेक्टर को, और कई जीन जब एक कैरेक्टर को कंट्रोल करे तो कई जीन, मैनी जीन कैरेक्टर है एक, तो मैनी जीन का मतलब बच्चों जीन कई है, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पोली का मतलब एक से ज्यादा, तो पॉलीजेनिक का मतलब कई जीन बट कैरेक्टर होगा एक, और एक जीन जब कई कैरेक्टर को कंट्रोल करे देन इट्स कॉल्ड प्लियोट्रोपी, बहु प्रभाविता, इसको अपन बोल देते हैं प्लियोट्रोपी। क्लियर फंडा? तो आ जाओ अपने क्वेश्चन पे फिर से।
तो प्लियोट्रोपी में क्या, जीन एक बट कैरेक्टर एक से ज्यादा, लो ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मैनी कैरेक्टर। और पॉलीजेनिक में फर्स्ट आ जाओ, मैनी जीन गवर्न ए सिंगल कैरेक्टर। तो अनेक जीन, बहुत सारी जीन है तो पॉलीजीन सीधा याद रख लो, बाकी प्लियोट्रोपी। तो ये मैच द कॉलम कर लेना। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 27 बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन बच्चों, 11th एनसीईआरटी का 9th चैप्टर। टिपिकल फैट मॉलिक्यूल जिसको आप ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हो, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड में 1 मोल ऑफ ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड, यही तो होता है। एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड, जितने फैटी एसिड उसके अकॉर्डिंग 3 है तो ट्राइग्लिसराइड, वही फैट मॉलिक्यूल। तो देख लो 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल। ग्लिसरॉल तो ये आ गया ना, CH2OH, CHOH और CH2OH, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इसको बोल देते हैं, ये वाला। और ये ग्लिसरॉल और साथ में जुड़ गए 3 फैटी एसिड, वही फैटी एसिड जो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और बच्चों अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। Which one of the following statement is wrong? फिर से बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, एमिनो एसिड से कनेक्टेड बच्चों, मोल बायो में भी आता है वैसे, ये कनेक्टेड ही है दोनों चैप्टर, मोलिकुलर बेसिस और बायोमोलिक्यूल। तो कौन सा स्टेटमेंट रोंग है, गलत है? ग्लाइसिन इज ए सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, ये लो पहला ही हो गया। ग्लाइसिन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, होता है क्या? ग्लाइसिन याद करना, ग्लाइसिन बेटा जी कैसा है? सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाता। और ग्लाइसिन हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन प्रोटीन है उसमें मेनली ग्लाइसिन ही होता है। सल्फर कंटेनिंग नहीं है, इसमें सल्फर नहीं होता। सल्फर कंटेनिंग में 2 लिखा रहा हूं, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, एक तो बच्चों मीथियोनिन है, एक सिस्टीन होता है। मीथियोनिन और कौन सा? सिस्टीन, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा? सल्फर। तो सल्फर युक्त एमिनो एसिड मीथियोनिन और सिस्टीन। और इसमें एक ये भी इंपॉर्टेंट है, सल्फर जब इनमें होता है, ये क्वेश्चन भी आपको आगे मिलेगा इसी में, तो वो कौन सा बॉन्ड? डाई सल्फाइड बॉन्ड। डाई सल्फाइड कहाँ आए थे? हाँ, वो 2 पॉलीपेप्टाइड के बीच वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? डाई सल्फाइड। तो डाई सल्फाइड में आपको क्या चाहिए? सल्फर, और सल्फर वाले एमिनो एसिड मीथियोनिन एंड सिस्टीन। तो ग्लाइसिन में सल्फर नहीं होता, गलत हो गया पहला। दूसरा सुक्रोज डाइसैकेराइड है, ठीक है। सुक्रोज जिसका ब्रेकडाउन होता है किसमें? फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। सेलुलोज इज ए पॉलीसैकेराइड, क्लियर है, ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड, कई ग्लूकोज मिलकर ये बना देती है। यूरेसिलेज पिरिमिडिन, बिल्कुल पिरिमिडीन है। एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन होते हैं। थाइमिन यूरेसिल साइटोसिन बच्चों पायरिमिडीन होते हैं। बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ए कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैच्ड टू ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए इज नोन एज, ये पहले भी 2018 या 19 में भी इसको सोल्व किया था बच्चों, वही मोल बायो वाला, कि एमआरएनए की एक एमआरएनए से जब ऐसे कई राइबोसोम अटैच्ड हो तो उसे बोलते हैं पॉली राइबोसोम, पॉलीसोम, इर्गोसोम इसको नाम दिया था। तो सीधा इसका आंसर आ गया सेकंड। एक एमआरएनए से कई राइबोसोम चेन लाइक फॉर्म में अटैच्ड होना पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम या इर्गोसोम कहलाता है। देन मोल बायो का अगला क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से एक लेक्चर बच्चों में लेकोपेरोन के अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे भी अपन एक लेक्चर देंगे, इससे भी कई क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑफ द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अवेलेबल एट प्रेजेंट, कि डीएनए अंगुली छापी फिंगरप्रिंटिंग से कनेक्टेड इनमें से कौन सी टेक्निक काम नहीं आती है फिंगरप्रिंटिंग में? तो डीएनए हाइब्रिडाइजेशन बच्चों फिंगरप्रिंटिंग में होता ही है, वो स्टेप दे रखे हैं एनसीईआरटी में। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किया, देन अपन ने उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला आया था कट लगाने के बाद, उसको देन सदर्न ब्लोटिंग अपन ने की थी, प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज भी करवाते हैं, देन ऑटो रेडियोग्राफी पे देखते हैं डीएनए के बैंड्स दिखाई देते हैं, तो डीएनए हाइब्रिडाइज तो होता है, संकरण तो होता ही। पीसीआर भी
फिंगरप्रिंटिंग में होती है, सदर्न ब्लॉटिंग में तो नहीं होती। बाकी पीसीआर यूज करते हैं अपन डीएनए की नंबर को बढ़ाने के लिए, कम टाइम में डीएनए बढ़ता है, पीसीआर। जिंक फिंगर एनालिसिस, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। जिंक का कोऑर्डिनेशन कॉन्फ़िगरेशन प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए, ना कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कट लगाने के लिए वहां यूज होते हैं। तो इसमें थर्ड जिंक फिंगर एनालिसिस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में यूज नहीं की जाती, वो प्रोटीन आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर के लिए यूज करने वाली टेक्निक है। चलो बच्चों अगला 31 कॉकरोच का क्वेश्चन जो बताता भी रहता हूं मैं, कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ये लो कॉकरोच का, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। पेरीप्लानेटा अमेरिकाना साइंटिफिक नेम ऑफ कॉकरोच, जिसको अपन शिप कॉकरोच और बॉम्बे कैनरी भी कहते हैं, अमेरिकन कॉकरोच भी बोलते हैं, जो अपने सिलेबस में है। तो बच्चों पहला नोट प्रेजेंट पूछा है, तो मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी तो होती है। ट्रू सेगमेंटेशन तो अभी बताया था, एनेलिडा में, आर्थ्रोपोडा में, कोर्डेटा में मिलता है। साइजोसिलोम इज बॉडी कैविटी, सिलोम ट्रू सिलोम होती है, जो दो टाइप की होती है बच्चों, साइजो और एंटेरो। तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में साइजो होती है, इकाइनो हेमिकोर्डेट में एंटेरो सिलोम होती है। एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसेमिन, ठीक है, इसको घुमा के दे दिया। वही एक्सोस्केलेटन किसका बना है, काइटिन का, और काइटिन आपको बताया था एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन का, सही है। तीसरा बच्चों ये गलत है स्टेटमेंट, ये क्या कह रहा है, इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये देखो क्या, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट दो टाइप के क्लीवेज होते हैं बच्चों। क्लीवेज विदलन समझ गए, जब फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम स्पर्म फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट में जो माइटोसिस होता है उसी को आप क्लीवेज बोलते हो, विदलन बोलते हो। तो क्लीवेज जब जाइगोट में हुआ, ये मान लो जाइगोट है बच्चों, ये दो सेल बनी। एक और इसका एग्जांपल इसलिए ली, वही जाइगोट दूसरा, इसमें भी क्लीवेज हुआ, पहले माइटोसिस विदलन से दो सेल बनी। अब डिटर्मिनेट और एक इनडिटर्मिनेट दो होते हैं, अनिर्धारी और निर्धारी। एक में तो क्या होता है कि ये जो दो सेल बनी बच्चों, इसमें से इस सेल को अगर डैमेज कर दिया जाए, एक सेल को क्या कर दें, डैमेज, तो जो दूसरी सेल है वो होल ऑर्गन बना लेती है, वो सारे ऑर्गन बना सकती है। अगर ये हर सेल में कैपेसिटी होती है वो पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को बनाने की। लेकिन अगर इनमें किसी एक सेल को डैमेज कर दें तो दूसरी सेल पूरी बॉडी को फॉर्म नहीं कर सकती। तो मैंने क्या कहा कि जो जाइगोट में फिर क्लीवेज से सेल बनती है, एक तो ऐसा क्लीवेज है जिसमें हर सेल के पास ये कैपेसिटी है कि वो होल बॉडी ऑर्गन बना सकती है। दूसरे में बच्चों ऐसी कैपेसिटी नहीं होती, अगर डैमेज कर दो तो वो फिर बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म नहीं कर सकती। तो जिसके पास ऐसी कैपेसिटी होती है होल ऑर्गन बनाने की, ये वाला तो कहलाता है इनडिटर्मिनेट, अनिर्धारी। इस क्लीवेज को तो क्या बोलते हैं, अनिर्धारी। और ये वाला जिसमें वो नहीं बना पाए, दैट्स कॉल्ड डिटर्मिनेट या निर्धारी। इसमें निर्धारित हो जाता है कि ये सेल उस ऑर्गन को बनाएगी और उसको अगर डैमेज कर दो तो वो ऑर्गन फॉर्म नहीं होता, ये तुरंत निर्धारित हो जाता है, डिटरमाइन हो जाता है। जबकि इनडिटर्मिनेट में ये निर्धारित नहीं होता, वो सेल्स अगर डैमेज हो तो दूसरी सेल बच्चों उन ऑर्गन्स को फॉर्म कर सकती है। तो अब मैं यहाँ बताता हूँ कि प्रोटोस्टोमिक और ड्यूटेरोस्टोमिक, मैंने दो नाम बच्चों लिखे, टैक्सोनॉमी से कनेक्टेड है, प्रोटोस्टोमिक और ड्यूटेरोस्टोमिक। ध्यान है क्या आपको, प्रोटो और ड्यूटेरो बोलो, प्रोटोस्टोमिक एंड ड्यूटेरोस्टोमिक होते हैं ना। प्रोटो तो वो होते हैं जिसमें ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, पहले माउथ बनता है, इतना याद रख लो, वैसे टैक्सोनॉमी की बात है। जिनमें पहले माउथ बने वो प्रोटोस्टोमिक, और जिनमें पहले एनस बनती है वो ड्यूटेरोस्टोमिक। प्रोटोस्टोमिक, ड्यूटेरोस्टोमिक। एग्जाम्पल बच्चों, प्रोटोस्टोमिक में तीन होते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। काम के एग्जाम्पल है सीक्वेंस में, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ड्यूटेरोस्टोमिक में बचे हुए इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेट, कोर्डेटा, वो ड्यूटेरो, हम ड्यूटेरोस्टोमिक होते हैं, ठीक है। अब देखो, तो जो प्रोटोस्टोमिक है इनमें डिटर्मिनेट और स्पाइरल क्लीवेज होता है।
नाम याद रख लेना, डिटर्मिनेट और कौन सा, स्पाइरल क्लीवेज। तो डिटर्मिनेट ये जो बताया था, किसी भी सेल को डैमेज कर दो तो वो होल बॉडी ऑर्गन्स फॉर्म नहीं होंगे, उस सेल को डैमेज करते उससे बनने वाला ऑर्गन भी नहीं बनेगा। जबकि ड्यूटेरोस्टोमिक में इसके अगेंस्ट बच्चों क्लीवेज होता है इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल। आ रही है ये, वैसे इसको एम्ब्रोलॉजी से कनेक्ट करके पूछा लिया गया था। तो प्रोटोस्टोमिक में एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, जिसमें डिटर्मिनेट और कैसा, स्पाइरल, और ड्यूटेरोस्टोमिक में इनडिटर्मिनेट के साथ कैसा, क्लीवेज, रेडियल। अपने में ये होता है। अब तो ये कह रहा है कि इनडिटर्मिनेट एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो ये गलत हो गया। ये इनडिटर्मिनेट और रेडियल तो किसका फीचर है, ड्यूटेरोस्टोमिक का। जबकि कोकरोच में तो कैसा होगा, डिटर्मिनेट और स्पाइरल। तो थर्ड इसमें क्या आ गया था, गलत हो गया था। चलो बच्चों 32 पे आते हैं। ये अपने माइक्रोब्स वाले चैप्टर से गलत रोंगली मेज पूछा इस टेबल में। पहला माइक्रोब्स क्लोस्ट्रीडियम दे रखा है, बैक्टीरिया, लाइपेज, ये यहीं गलत हो गया। रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन इससे थोड़ी होता है। क्लोस्ट्रीडियम वाला तो वो था, ब्यूटेनॉल, इथेनॉल, मेथनॉल वाले वो प्रोडक्ट इससे बनते हैं। ये रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन इससे नहीं होता। ट्राइकोडर्मा ये इंपॉर्टेंट, साइक्लोस्पोरिन ए, ट्राइकोडर्मा फंजाई से बच्चों। साइक्लोस्पोरिन ए जो कैसी है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, करेक्ट है ये तो, प्रतिरक्षी तंत्र को संदमित करने वाली। मोनोस्कस फंजाई से स्टेटिन, ये लोवरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये आ ही जाते हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल जो हाइपर कोलेस्ट्रोलिज्म उसको कम करता है। स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकाइनेज जो क्लोट को ब्लड वेसल से हटाता है। बाकी तीनों करेक्ट है। इनकरेक्ट रोंगली में जिसमें फर्स्ट आ गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये लो अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन। इन मैमल्स विच ब्लड वेसल्स वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, कौन सी ब्लड वेसल्स में सबसे ज्यादा यूरिया होता है? तो देखो बच्चों, यूरिया ये है अपना लीवर, ये मान लो यहां है किडनी। यूरिया कहां बनता है? अमोनिया से यूरिया, लीवर बनता है, ध्यान है आपको। तो ब्लड की बॉडी की बच्चों जो भी सेल्स है, उन सेल्स में जो अमोनिया बना है, हर सेल्स में अमोनिया बना है, उस अमोनिया को बॉडी की सेल्स से कहाँ लाके दे दिया जाएगा? लीवर में। और लीवर आपको पता है उस टॉक्सिक अमोनिया से क्या बना देगा? यूरिया। अमोनिया से यूरिया बना देगा। इस यूरिया को लीवर से कहाँ भेजना है? किडनी। तो किडनी तो उस यूरिया को फिर यूरिन के साथ बाहर निकालेगी। तो बच्चों लीवर से जो बाहर आती है, अब ऑर्गन के अंदर कौन आती है? आर्टरी। ऑर्गन से बाहर वेन। तो लीवर से बाहर कौन सी वेन आएगी? लीवर को हिपेटर भी बोलते हैं, हिपेटिक वेन। और लीवर के अंदर बेटा जी एंट्री कौन करती है? हिपेटिक आर्टरी। अब बोलो यूरिया ज्यादा किस में होगा? तो लीवर ने जो यूरिया बनाया वो किसके थ्रू बाहर जाएगा? हिपेटिक वेन। और ऐसे पूछ ले अमोनिया सबसे ज्यादा किस में होगा? तो आपका आंसर हिपेटिक आर्टरी। तो अलग अलग सेल से जो अमोनिया बना, फाइनली वो हिपेटिक आर्टरी में आया, और हिपेटिक आर्टरी उसको किसे दे देगी? लीवर को। लीवर फिर अमोनिया से क्या बना देगा? यूरिया, जो हिपेटिक वेन में के थ्रू बाहर आता है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया पूछिए आपसे, तो बेटा जी कौन सी आ गई? हिपेटिक वेन। आंसर गया फोर्थ। बस इसी से इसको डायरेक्ट समझ लेना। चलें आगे। लो फिर से जेनेटिक्स के उस डिसऑर्डर का क्वेश्चन आ गया। जेनेटिक डिसऑर्डर जिस पे अपन ने लेक्चर अपलोड कर रखा है, हीमोफीलिया, वही उनसे कनेक्टेड। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट पूछा है बेटा जी आपसे। हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। सही है, एक्स क्रोमोसोम पर है तो सेक्स लिंक्ड हो गया ना, रिसेसिव है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी। डाउन सिंड्रोम एन्यूप्लॉइडी की वजह से होता है क्या? डाउन सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम? 21st की ट्राइजोमी। ट्राइजोमी का मतलब एक क्रोमोसोम बढ़ा, 21+1। और एन्यूप्लॉइडी असुगुणिता में ही तो होता है, एक आध क्रोमोसोम की नंबर चेंज आ जाए, एक दो क्रोमोसोम बढ़ जाए या कम हो जाए तो बच्चों उसको एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। और पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र का समुच्चय ही बदल जाए, उसको यूप्लॉइडी बोलते हैं, सुगुणिता। तो सेट का मतलब n, 23 कम से कम, और एक दो में चेंज आना एन्यूप्लॉइडी। तो यहाँ एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है तो वो क्या है? एन्यूप्लॉइडी। सही है। फिनाइलकीटोन्यूरिया इज ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। बिल्कुल, फिनाइलकीटोन्यूरिया की जीन कौन से क्रोमोसोम पे? 12th क्रोमोसोम पे, ऑटोसोमल रिसेसिव है।
सिकल सेल एनीमिया इज एक्स लिंक्ड, गलत बच्चों, सिकल सेल की जीन मिलती है 11वें क्रोमोसोम पे, वो भी ऑटोसोमल है, तो इसमें डी गलत है, बाकी तीनों सही है, तो पहले आंसर आ जाएगा ए, बी एंड सी आर करेक्ट स्टेटमेंट। चलें फिर आगे, क्वेश्चन नंबर 35। हाँ ये लो, डाइजेस्टिव का क्वेश्चन, डाइजेस्टिव सिस्टम से बच्चों आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड द ओपनिंग ऑफ हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडिनम, यकृत अग्नाशय वाहिनी का ड्यूडिनम में खुलना कौन कंट्रोल करता है? तो देख लो डायग्राम से, लीवर से बच्चों हिपेटिक डक्ट, ये यहां था गॉल ब्लैडर, बाइल जूस वाला, ये मान लो शी शेप ड्यूडिनम, ड्यूडिनम की वॉल के बीच में ये कौन थी? पैंक्रियाज, इसको पैंक्रियाज बोल दिया। ये डक्ट यहां के एंटर करती है, तो पैंक्रियाज से जो डक्ट आती है वो तो बेटा जी पैंक्रियाटिक डक्ट होती है। ये जो आ रही थी वो कॉमन बाइल डक्ट या हिपेटिक डक्ट इसको बोल दो। यहां तो देखो कॉमन बाइल डक्ट, इससे तो बाइल जूस आ रहा है, पैंक्रियाटिक डक्ट से पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है, दोनों जब मर्ज हो जाती है, मिक्स होती है, तो इसको बोलते हैं हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट बच्चों किस में खुलती है? ड्यूडिनम में। लेकिन जहां खुलती है वहां एक वाल्व होता है, स्फिंक्टर होती है इंपॉर्टेंट, दैट्स कॉल्ड ओडीज स्फिंक्टर। इसको क्या बोला जाता है? ओडीज स्फिंक्टर। तो ओडीज स्फिंक्टर ही उस बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस की ड्यूडिनम में एंट्री को कंट्रोल करता है। तो इसमें पहला ही आ जाएगा स्फिंक्टर ऑफ ओडी। सेमिलूनर वाल्व तो हार्ट से कनेक्टेड है, इलियोसिकल वाल्व इलियम और सीकम के बीच होता है, और पाइलोरिक स्फिंक्टर वो अपने स्टमक में आती है। तो इसका आंसर बच्चों कौन सा आ गया? फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ऑर्गेनल्स का माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ, ये सीधा सही है, माइक्रोट्यूब्यूल में फाइबर होते हैं, स्पिंडल फाइबर रखता है वो। सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम गलत, सीलिया, पैरोक्सिसोम गलत, स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल एंड सीलिया, ये तो सीधा सही हो गया, स्केलेटन फॉर्म करने वाली माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल और सीलिया का कंपोजिशन है। ये लो बच्चों बायोटेक वाला क्वेश्चन, टेक पॉलीमरेज, ये टेक पॉलीमरेज कौन से बैक्टीरिया से? ज्यादा दिमाग लगाने नहीं, थर्मस एक्वेटिकस। तो टेक में टी का मतलब ही थर्मस, AQ का मतलब एक्वेटिकस। ये वही बैक्टीरिया है जो थर्मोस्टेबल होता है, हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है। ये इसका एंजाइम भी हाई टेम्परेचर पर एक्टिव। और किस टेक्निक में हमने इसको यूज किया था बच्चों? PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। ये लो ऑटो इम्यून डिजीज वाला, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन बन रहे हैं। डिजीज का नाम पूछ लेते हैं, इस बार सीधा ही पूछ लिया इसके बारे में। इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ सेल। उच्चतर कशेरुकियों में अपने पराई कोशिकाओं को विभेदित करने की कैपेसिटी होती है, बिल्कुल। इफ दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मलिटी एंड इट अटैक्स सेल्फ सेल देन इट लीड्स टू, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं रहे और आपका इम्यून सिस्टम अपने ही ऑर्गन्स को डैमेज करना स्टार्ट कर दे, तो ऐसे डिजीज को बेटा जी क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज, स्व प्रतिरक्षी विकार, लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे कि माइस्थेनिया ग्रेविश जैसे कि हाशिमाटो डिजीज। अगला नोमेनक्लेचर, ये अपना टेक्सोनोमी के इनिशियल में जो नामकरण देते हैं बच्चों, कैरोलस लीनियस वाली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति से कनेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने। नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, उसके रूल्स होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, वो नाम पद्धति के नियमों के जो विरुद्ध है, जो उसके रूल्स में शामिल नहीं है, वो पूछा है कौन सा है। When written by hand the names are to be underlined, जब इन्हें हाथों से लिखा जाए तो नाम के नीचे अंडरलाइन करनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने लिखा होमो सेपियंस, अपना साइंटिफिक नेम, तो इनके नीचे अलग अलग क्या कर दो? अंडरलाइन, सेपरेट, जीनस की अलग, स्पीसीज की अलग। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, जैविक बायोलॉजिकल नाम हम किसी भी भाषा में लिख सकते हैं बच्चों, ये गलत है, मोस्टली वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ये गलत हो गया ना। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, ठीक है, एंड द सेकंड स्पीसीज एपिथेट, वो उसकी जाति को, विशेष जाति को बताता है। द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलाइज्ड, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो सेकंड गलत हो गया कि वो एनी लैंग्वेज में लिखे जा सकते हैं, इस वजह से सेकंड इनकरेक्ट। चलो
फिर से एम्ब्रियोलॉजी का क्वेश्चन, एमनियोसेंटेंसिस अपना 4th चैप्टर उससे आ गया। इन कंटेंट्स टू ऑफ एमनियोसेंटेंसिस उल्बवेदन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। उल्बवेदन तकनीक से संबंधित कौन सा कथन गलत है? एमनियोसेंटेंसिस तो आप समझते हो ना, हाँ वही फीटस को कवर किए हुए कुछ मेम्ब्रेन्स होती है। सबसे आउटर तो बच्चों कौन सी होती है? कोरियोन। ये वाली कौन सी है? एमनियोन। ये मान लिया फीटस, एमनियोन और फीटस के बीच ये जो भरा हुआ है ये क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड। डॉक्टर इसी फ्लूइड को बाहर लेके इसकी सेल्स की क्रोमोसोम की स्टडी करता है, उसी को एमनियोसेंटेंसिस बोलते हैं। और इस टेक्निक से बच्चों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में बताया जाता है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में जो सेल्स आती है ना, इसमें वही सेल होती है जो फीटस में होती है। अब डॉक्टर उन सेल्स की क्रोमोसोम की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करता है, एनालिसिस करता है, तो उसे पता चल जाता है कि कहीं कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं, कोई गुणसूत्र विकार तो नहीं। तो अगर क्रोमोसोम से रिलेटेड कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो हम एमनियोसेंटेंसिस के थ्रू बता सकते हैं। तो ये पूछ रहा है कि एमनियोसेंटेंसिस से क्या नहीं बताया जाता? इट कैन बी यूज डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट प्लेट, क्लेफ्ट पैलेट, विदलित तालु बोलते हैं इसको, खंड तालु। जो अपना पैलेट होता है ना बच्चों, वो बीच में से कटा हुआ होता है, कुछ बच्चों में रेयरली होता है, इसको क्लेफ्ट पैलेट बोलते हैं। जैसे होठ कईयों में कटे हुए होते हैं, उसको क्लेफ्ट लिप्स बोलते हैं। ऐसी तालु का कटा हुआ ना क्लेफ्ट पैलेट कहलाता है। इसकी जो ये भी जीन है वो 22nd क्रोमोसोम पे होती है। तो जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों इफेक्ट से होता है। एमनियोसेंटेंसिस से इस डिजीज के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि एमनियोसेंटेंसिस जनरली बच्चों क्रोमोसोम नंबर से रिलेटेड है। जैसे डाउन सिंड्रोम है तो उसमें 21वां क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, तो जब सेल्स की स्टडी करेगी तो दिख जाएगा कि यहाँ 21st एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मतलब बच्चे में क्या हो सकता है? डाउन सिंड्रोम। ऐसे ही क्लाइनफेल्टर आ गया, टर्नर आ गया, जिसमें क्रोमोसोम की नंबर कम ज्यादा है, वो वहां अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लेफ्ट पैलेट में एमनियोसेंटेंसिस के थ्रू इसको पता नहीं लगाया जा सकता इस क्लेफ्ट पैलेट का। इट इज यूजुअली डन व्हेन ए वुमन इज बिटवीन 14 to 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। बिल्कुल 14 से 16 सप्ताह के बीच गर्भ होता है, उसी टाइम ये की जाती है। और एमनियोसेंटेंसिस से पहले एक और टेक्निक आजकल आती है, CVS बोलते हैं बच्चों उसको, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग। जो कोरियोन होता है ना प्लेसेंटा बनाने वाली, इसकी विलाई, इसकी सैंपलिंग सेल्स यूज करते हैं। ये 10 वीक के आसपास भी की जा सकती है, एमनियोसेंटेंसिस से भी पहले। इट इज यूज्ड फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जन्म से पहले लिंग निर्धारण। इससे पता चल जाता है कि मेल या फीमेल, छोरा या छोरी, लेकिन इस वजह से बैंड भी कर दी गई है बच्चों। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, बिल्कुल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इससे बता सकते हैं। लेकिन क्लेफ्ट पैलेट के बारे में इससे पता नहीं चलता। उसकी जीन 22nd क्रोमोसोम डिफरेंसेज है, उसके नंबर क्रोमोसोम में वहाँ चेंज नहीं होता, इसलिए क्लेफ्ट पैलेट को हम एमनियोसेंटेंसिस से जनरली डिटरमाइन नहीं कर सकते। चलो अगला क्वेश्चन 41, आमाशय में जठर का स्त्राव, ये लो डाइजेशन में बताता ही हूं मैं, गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रेटिक जूस, टिथ से कनेक्टेड हर बार एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय, गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक आमाशय में एसिड कौन सा है? HCl। HCl के लिए कौन सी सेल है बच्चों? पैराइटल। सीधा ही बता दूं मैं, पैराइटल का ही दूसरा नाम ऑक्जेंटिक सेल्स। यहां से कौन आ जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 42, स्पिंडल फाइबर अटैच्ड ऑन टू। अब स्पिंडल फाइबर कहाँ जुड़ते हैं? देख लो भाई, मेटाफेजिक में, मेटाफेजिक प्लेट में जो क्रोमोसोम है बच्चों, क्रोमोसोम का ये जो मिड वाला पार्ट, ये तो क्रोमेटिड हो गए, इस वाले पार्ट को बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के पास जो कनेक्टेड होता है, सेंट्रोमियर से जो कनेक्टेड है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोल देते हो? काइनेटोकोर। बस इसी को अपन बोल देते हैं काइनेटोकोर। इसी काइनेटोकोर से क्या जुड़ जाते हैं? स्पिंडल फाइबर। तर्कोतंतु तो ध्यान है ना अपने, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से कनेक्टेड कौन है? काइनेटोकोर। उसी से कौन जुड़ेगा? स्पिंडल फाइबर। काइनेटोसोम, चलो वर्ड आ गया तो ये भी समझ लो। काइनेटोसोम क्या होता है बच्चों? ये तो बेसल ग्रेन्यूल होते हैं, आधारी कणिका, उसी का दूसरा नाम है काइनेटोसोम।
अरे सीलिया पढ़ते हैं ना अपन, सीलिया फ्लेजिला, तो सीलिया का जो बेसल पार्ट है उस पे बेसल ग्रेन्यूल होता है आधारी कणी का, वही है काइनेटोसोम, जबकि ये क्या होता है काइनेटोकोर, जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर वाले पार्ट से वहीं से जुड़ते हैं स्पिंडल फाइबर, फिर वो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अपनी ओर खींच लेते हैं, मेटाफेजिक प्लेट के बाद अलग अलग पोल पर बच्चों वो ट्रांसफर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ये देखो एक अलग से, वैसे विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? जलीय नेशनल एनिमल। वैसे तो नेशनल एनिमल की बात आए तो बच्चों पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर को हम बोलते हैं। नेशनल बर्ड की बात आए तो पेवो क्रिस्टेटस, मोर होता है। और स्टेट एनिमल की बात आए, राजस्थान का राज्य पशु पूछे तो बच्चों चिंकारा है, गजेला। कैमेलस है, ऊंट को भी आजकल घोषित कर रखा है कैमल को। स्टेट बर्ड की बात आए तब अपन गोडावण बोलते हैं, कोरिटस। टाइगर है नेशनल एनिमल, पेवो है नेशनल बर्ड, मोर। ये पूछ रहा है नेशनल एक्वेटिक एनिमल, जल में रहने वाला नेशनल, तो ये बेटा जी डॉल्फिन है। याद रखने वाली बात, जिसको रिवर डॉल्फिन, और जिसका साइंटिफिक नेम दे रखा है अपने मैमेलिया क्लास में डेल्फिनस, रिवर डॉल्फिन। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में यही की कॉमन चीज़ है कि दोनों का जो एक्वेटिक एनिमल है वो डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन है, मैमल्स है, समझदार मैमल्स है बच्चों। चलिए 44, सेल बायो ऑर्गेनल्स से भी कई क्वेश्चन बन जाते हैं, एक और उसी कड़ी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एनक्लोज्ड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन? हेलो, सिंगल मेम्ब्रेन वाले न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये तो सब बाई डबल मेम्ब्रेन है। लाइसोसोम सीधा सा वो कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। 45, द टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय, ये बायोटेक से कर सकते हो। बायोटेक के 12वें चैप्टर में एक डायग्राम भी दे रखा है बच्चों इंसुलिन वाले में, प्रो इंसुलिन। तो वो जो प्रो इंसुलिन है उसमें तो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, और प्रो से बच्चों जब इंसुलिन बनता है तो उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ए एंड बी। प्रो में कितनी थी? 3, सी भी होती है, उसको हटा देते हैं। और अभी मैं बता रहा था ना पॉलीपेप्टाइड है तो बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा? डाइसल्फाइड। डाइसल्फाइड बोले तो इसमें क्या होते हैं बच्चों? 2 सल्फर। और डाइसल्फाइड का मतलब सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड सिस्टीन और मिथियोनिन, वही फॉर्म करते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये आ गया। एंटीबॉडी वाली स्ट्रक्चर में भी वही डाइसल्फाइड बॉन्ड दे रखे हैं, उसमें तो एनसीईआरटी में 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड बता रखे हैं, और इंसुलिन में बेटा जी स्ट्रक्चर में 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड उसमें दे रखे हैं। चलिए तो आगे क्वेश्चन 46 पर आते हैं नेक्स्ट, फटाफट। Which of the following statement is wrong for वायरोइड्स? ये देखो प्रियोन और वायरोइड्स पे हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। वायरोइड्स अपन ने बताए थे, वायरोइड्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन एक आया था प्रियोन्स। प्रियोन्स तो वो फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन होती है, वायरोइड्स में प्रोटीन नहीं होता, इसमें केवल आरएनए, जेनेटिक मटेरियल। तो वायरोइड्स का बच्चों जो आरएनए है, देयर आरएनए हाई मोलिकुलर वेट, हाई तो नहीं होता, लोअर कैटेगरी के होते हैं। द लैक ऑफ प्रोटीन कोट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग पूछा ना, ठीक है, प्रोटीन कोड तो नहीं होता, केवल जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं होता। दे आर स्मॉलर देन वायरस, ठीक है, वायरस के कंपेयर स्मॉलर ही होते हैं वायरोइड्स। दे कोज इन्फेक्शंस, दे कोज इन्फेक्शंस, बिल्कुल इन्फेक्शन डिजीज करते हैं। तो रॉन्ग पूछा बच्चों, तो देयर आरएनए इज हाई मोलिकुलर वेट, हाई नहीं होता, इसका मोलिकुलर वेट कंपेरेटिवली कम होता है। तो इनका जो आरएनए है उसका आणविक भार कम है, तो ये रॉन्ग हो गया। हाई की जगह क्या आना चाहिए था? लो। 75,000 के लमसम इनका मोलिकुलर वेट जो उनके कंपेयर कम रहता है। तो फर्स्ट बच्चों इसमें। देन क्वेश्चन 47, फिर से एवोल्यूशन का वही होमोलोगस एनालोगस का सीधा ही क्वेश्चन। एनालोगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ, एनालोगस किसका है? कन्वर्जेंट का है, ज़्यादा नहीं समझना। तो इसमें एनालोगस में बच्चों ओरिजिन डिफर होता है, डिफर ओरिजिन की, ए और बी दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, और वो जब एक साथ आ जाते हैं तो एडेप्टेशन और उनकी जो फंक्शंस है वो सेम हो जाते हैं, और अलग अलग जगह से आना कन्वर्जेंट, एक जगह से जाना वो डाइवर्जेंट। तो डाइवर्जेंट से तो बेटा जी कौन सा होगा? होमोलोगस। बात आपसे एनालोगस की कर रहा है तो थर्ड आंसर कन्वर्जेंट। और शेयर्ड एंसेस्ट्री, अगर सेम एंसेस्टर हो तब तो ओरिजिन सेम हो जाएगा, ओरिजिन सेम होगा तो होमोलोगस होगा, डाइवर्जेंट होगा। चलो फिर
क्वेश्चन 48 पर आते हैं। फिर से एम्ब्रियोलॉजी और हार्मोन से कनेक्टेड देखो 2-3 क्वेश्चन आ गए। इनहिबिन आ गया, GnRH वाला आ गया, और एक बार फिर से ये उसी हार्मोन से कनेक्टेड एक क्वेश्चन है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन को चुनो। हार्मोन में भी मान सकते हो, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कनेक्टेड है, दोनों चैप्टर से मिला के हार्मोन का हर बार बच्चों क्वेश्चन बन रहा है। LH ट्रिगर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लेडिंग सेल। LH को वैसे मेल में एक और वर्ड देते हैं बच्चों, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का ही नेम है। तो नाम ही इंटरस्टिशियल सेल है, तो ये कौन सी सेल को, लेडिग सेल को, वही लेडिग जिनको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, इन्हें स्टिमुलेट करता है। और यहां से कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है, एंड्रोजन। सही है, पहला तो लेडिंग सेल से एंड्रोजन रिलीज करवाएगा। FSH स्टिमुलेट द सर्टोली सेल विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन। FSH सर्टोली सेल को स्पर्मियोजेनेसिस के लिए स्टिमुलेट करता है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस की 2 स्टेज है, PGC से स्पर्मेटिड बनना, स्पर्मेटोसाइटोसिस, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, स्पर्मियोजेनेसिस, उसके लिए FSH का रोल होता है बच्चों। LH ट्रिगर्स ओवुलेशन इन ओवरी, बिल्कुल LH के ही इन्फ्लुएंस में क्या होता है, अंडोत्सर्ग, ओवुलेशन होता है। LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फोलिकुलर फेज, गलत बेटा जी। फोलिकुलर फेज, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज आ गई। मेंस्ट्रुअल साइकिल की पहली तो ब्लीडिंग फेज बच्चों, दूसरी प्री ओवुलेटरी या फोलिकुलर फेज, तीसरी ओवुलेटरी और चौथी पोस्ट ओवुलेटरी ल्यूटियल फेज। तो ब्लीडिंग फेज में तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम रहता है, तभी तो ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होती है। फोलिकुलर फेज में नया फोलाइकल्स बनता है, और नाम ही फोलिकुलर है, तो फोलाइकल बनने के लिए आपको क्या चाहिएगा, यहाँ FSH चाहिएगा। और इसके लास्ट तक आते आते कौन बनने लग जाएगा, LH। और ओवुलेटरी में LH अपने पीक पर होता है, जिसको अपन ने बोला था LH सर्ज। और पोस्ट ओवुलेटरी में बच्चों कार्पस ल्यूटियम से कौन आने लग जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। तो गलत हो गया ना, LH FSH डिक्रीज नहीं होगा, फोलिकुलर फेज में इनका लेवल इंक्रीज होता है। तो ये यहाँ स्टेटमेंट कैसा हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। 49 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं टैक्सोनॉमी से। Which one of the following characteristics is not shared by birds and mammals? पक्षी और मैमल्स के द्वारा जो शेयर नहीं किया जाता, जो दोनों में कॉमन नहीं है, वो कैरेक्टर ढूंढो। वार्म ब्लडेड, दोनों वार्म ब्लडेड है, होमोथर्मल होते हैं, समतापी दो ही तो होते हैं बच्चों, बर्ड्स और मैमल्स, सही बात है। ओशिफाइड एंडोस्केलेटन, दोनों का कंकाल बोन्स का बना होता है। ओस वर्ड हमेशा फॉर बोन्स, दोनों में बोन्स है, सही है। हाँ, बर्ड्स की बोन खोखली होती है, भार उसका कम होता है, वो है, लेकिन बना दोनों का बोन्स का ही होता है। ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स, दोनों में फेफड़े होते हैं, सही बात है। विविपैरिटी, बर्ड्स जनरली ओविपैरस होते हैं, अंडज, जबकि मैमल्स मुख्यतया विविपैरस। तो फोर्थ हो गया, ये कैरेक्टर दोनों के थ्रू शेयर नहीं किया जाता। क्वेश्चन 50 पर आओ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर बच्चों, 12th एनसीईआरटी का 4th चैप्टर, जिससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चन, छोटा सा चैप्टर, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। Which of the following approach doesn't give that defined action on contraceptive? कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में वो सही अप्रोच नहीं है, डजेंट। तो वैसेक्टोमी में ध्यान अपने को वास डेफरेंस को बच्चों कट लगाते हैं, ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को। तो वैसेक्टोमी प्रिवेंट्स स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म प्रोडक्शन को बंद थोड़ी करती है। वैसेक्टोमी स्पर्म प्रोडक्शन बंद नहीं करती बच्चों, वो तो गैमेट के ट्रांसपोर्टेशन को, स्पर्म तो बनेंगे लेकिन स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन नहीं होगा। तो पहली अप्रोच क्या हो गई, गलत हो गई। दूसरा बैरियर मेथड, रोधक विधियां जिसमें कॉन्डम आते हैं, सर्वाइकल केप वगैरह, वो डायफ्राम वोल्ट अपन ने पढ़े थे, वो फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं, बिल्कुल फिजिकल मीटिंग ऑफ गैमेट्स को रोक देगा। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, IUDs, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, बिल्कुल। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव में रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओवुलेशन, बाकी सारे सही है। गलत कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया, वैसेक्टोमी वाला। अगला क्वेश्चन 51, बायोमोलिक्यूल से ले सकते हो, हार्मोन से भी इसको ले सकते हो, हार्मोन वाले चैप्टर से। एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन इज द प्रीकर्सर ऑफ द सिंथेसिस ऑफ, बच्चों मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट एमिनो एसिड के बारे में बता ही देता हूं, ये ध्यान ही रख लेना। एक तो ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड, ये तो होता है इसेंशियल एमिनो एसिड, आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। ये प्रीकर्सर है मेलेटोनिन, सेरोटोनिन,
इन दोनों का। मेलेटोनिन वो पीनियल बॉडी वाला, बायोलॉजिकल क्लॉक वाला, सीरोटोनिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ऐसे एक और मैं बता देता हूं बच्चों, टायरोसिन, ये भी पूछा जाता है, टायरोसिन अमीनो एसिड, हालांकि ये इसेंशियल नहीं, ये नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। तो टायरोसिन इज प्रीकर्सर ऑफ थायरोक्सिन, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, मेलानिन, इनका प्रीकर्सर है टायरोसिन। तो टायरोसिन है नॉन इसेंशियल, जो थायरोक्सिन, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन और मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट ये है मेलेटोनिन, टोनिन और सीरोटोनिन। ट्रिप्टोफैन जो कैसा है, इसेंशियल अमीनो एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड वो प्लांट्स में आता है, वो भी आई। ट्रिप्टोफैन ये इसेंशियल और दूसरा नॉन इसेंशियल, तो इसमें सेकंड आ जाएगा मेलेटोनिन एंड सीरोटोनिन। चलो फिर आगे फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। ये लो फिर से रेस्पिरेशन वाला, अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा का रीजन बच्चों, अस्थमा एक एलर्जी है, डस्ट पार्टिकल से होने वाली एलर्जी है जो आपको हेल्थ डिजीज में भी मिल जाएगी। इसमें वो ब्रोंकाइड वगैरह में स्वेलिंग आ जाती है जिससे विजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है ब्रीदिंग के दौरान, दम घुटने वाली कंडीशन। तो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, ये तो न्यूमोनिया में होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी न्यूमोनिया, न्यूमोकोकस न्यूमोनी। एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल्स इन द लंग्स, ये फेफड़ों में मास्ट सेल की एलर्जिक रिएक्शन है। और एलर्जी के टाइम बच्चों मास्ट सेल से कौन रिलीज होता है, स्टेमिन। और अगर एंटीबॉडी पूछे एलर्जी के टाइम तब आपका आंसर क्या जाएगा, IgE। क्लियर। चलो तो क्वेश्चन 53 बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन सीधा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, निम्न में से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन से हैं जो डीएनए के स्पेसिफिक साइट पर कट लगाते हैं। आरएनएज नहीं, हाइंड सेकंड हो गया। और हाइंड सेकंड बच्चों फर्स्ट नॉन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पहला ज्ञात रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है जो कौन से बैक्टीरिया से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से, वही न्यूमोनिया वाला। चलियो क्वेश्चन 54, ये लो। इट इज मच इजी फॉर ए स्मॉल एनिमल टू रन अप हिल देन फॉर ए लार्ज एनिमल, बिकॉज ये आप मेटाबॉलिज्म या इकोलॉजी में भी से कनेक्ट अपन कर सकते हैं कि जो स्मॉल एनिमल है वो अप हिल देन फॉर ए लार्ज एनिमल, बिकॉज कि बड़े आकार के जंतु के मुकाबले छोटे आकार के जंतुओं के लिए पहाड़ी पर चढ़ना आसान है। क्यों? छोटे जीव तेजी से भागते हुए चढ़ जाते हैं, क्योंकि वो ये बच्चों अपन हार्ट बीट में भी इसको बताते हैं कि एनिमल की जो साइज, जितना स्मॉल एनिमल होगा उसकी BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट उतना ही ज़्यादा होता है। मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है तो जो मसल में फैटिगनेस है, पेशियों की एक्टिविटी वो लंबे टाइम तक रहती है, पेशियों में थकान कम आती है। तो डेफिशिएंसी ऑफ मसल्स इन लार्ज एनिमल इज लेस देन इन द स्मॉल एनिमल्स। इट इज ईजियर टू कैरी स्मॉल बॉडी वेट। स्मॉलर एनिमल हैव ए हायर मेटाबॉलिक रेट। BMR स्मॉल एनिमल का ज़्यादा, उसी वजह से मसल की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो मेन रीज़न तो ये मेटाबॉलिक रेट वाला। चलें आगे। चलो फिर से इवोल्यूशन आपके सामने। फॉलोइंग आर टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में दो कथन आप लोगों को दिए हैं, अपने को देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है। द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिजम्बली अनएरोब। बिल्कुल पहली जो लाइफ बच्चों आई थी, ओपेरिन हेल्डेन वाला कंसेप्ट ध्यान है ना। मॉडर्न थ्योरी, सिंथेटिक थ्योरी, केमिकल थ्योरी, रशियन साइंटिस्ट ओपेरिन और इंग्लैंड के कौन थे, हेल्डेन। वही हेल्डेन जिन्होंने बाद में भारत की नागरिकता बच्चों एडॉप्ट कर ली थी। तो ओपेरिन हेल्डेन ने बताया था, और ओपेरिन ने ही एक बुक पब्लिश की थी ओरिजिन ऑफ लाइफ। उसी बुक में उसने बताया था, अलग अलग स्टेज बताए थे ओरिजिन ऑफ लाइफ के, जिसमें बताया था वो प्रोटोबायोंट आए थे, प्रोटोबायोंट से इयोबायोंट आया था, और फर्स्ट जो लाइफ थी वो अनएरोबिक थी। ये तो ध्यान ही अपने को, क्योंकि स्टार्टिंग में फ्री ऑक्सीजन क्या थी, अनअवेलेबल, ऑक्सीजन थी नहीं बच्चों। तो जो पहली लाइफ थी वो कैसी थी, AYV है, अनएरोबिक। ठीक है, वो कीमो हेटेरोट्रोफ आए थे, देन कीमो ऑटोट्रोफ आए थे, वही वाली सीक्वेंस। तो बिल्कुल फर्स्ट अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ वर नॉन ग्रीन थे एंड प्रिजम्बली अनएरोबिक थे, AYV थे। फर्स्ट ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म वर द कीमो ऑटोट्रोफ दैट नेवर रिलीज ऑक्सीजन। ये भी सही है। पहले ऑटोट्रोफ में देखो, पहले तो आया था कीमो हेटेरोट्रोफ,
रसायन विषमपोषी। ऑटोट्रोफ में भी बच्चों कीमो ऑटोट्रोफ, रसायन स्वपोषी, जो केमिकल से, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल बनाते थे, कुछ बैक्टीरिया वगैरह इसमें थे, और ये बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह का यूज करते थे और ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते थे। नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हमने इसको बोल सकते हैं। फिर आई थी वो ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस से क्या रिलीज की थी? ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन बच्चों आने लगी तब क्या स्टार्ट हुआ? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो स्टार्टिंग में एनारोबिक था और फर्स्ट ऑटोट्रोफ थे वो बिल्कुल कीमो ऑटोट्रोफ थे, जो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते थे, क्योंकि वो वाटर को तो यूज करते ही नहीं थे। H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे कुछ केमिकल यूज होते थे। तो दोनों इसमें स्टेटमेंट क्या हो गए थे? करेक्ट। तो बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो अपना आंसर क्या गया? फोर्थ गया। 56 क्वेश्चन, ये फिर से जेनेटिक्स से कनेक्ट कर सकते हो। पॉलीप्लॉइडी वही वाला आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सोचने वाला। ए सेल एट टेलोफेज स्टेज, उसको थोड़ा सा सेल बायो सेल डिवीजन से कनेक्ट करके पूछ लिया बच्चों। ए सेल एट टेलोफेज स्टेज इज ऑब्जर्व्ड बाय ए स्टूडेंट इन ए प्लांट brought from the field. He tells his teacher that this cell is not like other cell as telophase stage. There is no formation of cell plate and thus the cell is containing more number of chromosome as compared to other dividing cells. This would result in, तो टेलोफेज में अपने को पता है सेपरेशन हो जाता है, क्रोमोसोम अलग अलग पोल पे आ जाते हैं, तो सेपरेट का बीच सेल प्लेट बीच में बन जाती है, तो दोनों 2-1 हो जाती है। लेकिन ये बता रहा है कि बीच में वो सेल प्लेट नहीं बनी। सेल प्लेट नहीं बनी तो बच्चों जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थी वो डबल तो हो गई, लेकिन सेल प्लेट नहीं बनने से वो क्रोमोसोम अलग अलग नहीं हुए। तो एक ही सेल में 2-1 की बजाय मान लो सीधे ही 4N या 3N क्रोमोसोम हो गए, सीधे बढ़ गए। और अपने को पता है, अभी आपको बताया था कि अगर पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़े, एन का मीन बच्चों सेट ऑफ क्रोमोसोम, समुच्चय, पूरा का पूरा सेट बढ़ जाए, देन इट्स कॉल्ड यूप्लॉइडी। और यूप्लॉइडी में बढ़ना पॉलीप्लॉइडी। 2-4 एकाध क्रोमोसोम की कम ज्यादा हो, जैसे n+1 लिखा, n-1 लिखा, दैट्स कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। अरे आप में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 की जगह 47 हो गया या 45 हो गया, तब बच्चों यूप्लॉइडी नहीं है, तब एन्यूप्लॉइडी है। कम से कम n में चेंज हो, n का मतलब आपके n का मतलब कितने क्रोमोसोम हुए? 23 हुए ना। कम से कम एक सेट ही अगर चेंज हो जाए, 23 कम हो जाए या 23 प्लस हो जाए, देन वी कॉल्ड यूप्लॉइडी। उसमें भी बढ़ना क्या कहलाता है? पॉलीप्लॉइडी। और एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर मेंशन है कि पॉलीप्लॉइडी जनरली अपने को कौन सी सेल में दिखाई देगी? प्लांट सेल्स में। पढ़ते ही अपन एंडोस्पर्म या किसमें आते हैं ना, वो 3N कंडीशन आ जाती है ट्राइप्लॉइड, तो वो पॉलीप्लॉइडी होती है, प्लांट्स में मिलती है, एनिमल में जनरली ऑब्जर्व्ड नहीं होती। तो ये कह रहा है कि उस सेल में नॉर्मल से ज्यादा क्रोमोसोम दिखाई दे रहे थे, तो वो रिजल्ट है किसका? पॉलीप्लॉइडी का। और अगर 2-4 क्रोमोसोम की नंबर चेंज होती है, देन वी कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी, अशुगुणिता। तो वो जो डाउन सिंड्रोम है, जो टर्नर है, जो क्लाइनफेल्टर है, उसमें 1-2 क्रोमोसोम ही कम ज्यादा होते हैं, तो वो बच्चों एन्यूप्लॉइडी है। क्लियर हुआ? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 57, ये भी सीधा सा इकोलॉजी से भी कनेक्ट कर सकते हो। डिप्लीशन ऑफ विच गैस इन द एटमॉस्फेयर कैन लीड ऑफ एन इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर? वही ओजोन। ओजोन लेयर ही है जो अल्ट्रावायलेट रेज से आपको प्रोटेक्ट करती है, और यूवी रेज से। यूवी रेज के 2 इंपॉर्टेंट इफेक्ट, क्या स्किन पे तो बेटा जी इसका इफेक्ट आता है, क्या करवाएगी? कैंसर। और आईज में इफेक्ट आता है, ये लेंस को ओपेक करती है, दैट्स कॉल्ड कैटारैक्ट, मोतियाबिंद। तो यूवी रेज से स्किन कैंसर और आईज में कैटारैक्ट, मोतियाबिंद हो सकता है। इससे बचाने वाली लेयर कौन सी है? ओजोन लेयर। यूवी रेज से ये। और वैसे यूवी रेज से आपकी स्किन में प्रोटेक्ट कौन करता है? आपकी स्किन का पिगमेंट बच्चों, मेलेनिन। तो मेलेनिन का भी मेन फंक्शन है, वो यूवी रेज से आपको प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? चलो लास्ट आज के क्वेश्चन पे, मोल बायो का सीधा सा क्वेश्चन, जेनेटिक कोड से पूछा हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडोन? जो स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है, वो कोडोन आपको पता ही है, AUG। AUG इसके बच्चों 2 काम है, इनिशिएशन के साथ साथ ये कौन से एमिनो एसिड के लिए? मेथियोनिन को भी रिप्रेजेंट करता है। बाकी देखो UAG, UGA, UAA, ये तो कौन से हो गए? स्टॉप कोडोन हो गए, नॉनसेंस कोडोन हो गए, जो चेन को टर्मिनेट करते हैं, ना कि स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने वाला कौन? AUG, जो रिप्रेजेंट करता है बच्चों किसको? मेथियोनिन को।
ये अपने आज का लेक्चर, जिसमें बच्चों अपन ने 2016 नीट फर्स्ट वाले पेपर को सोल्व किया। अगला जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको नीट 2016 के सेकंड का पेपर है, जो फेज सेकंड में हुआ था, उसको लेकर आऊँगा, अपन उसको सोल्व करेंगे। उम्मीद है हमेशा की तरह आपने इस लेक्चर को भी अच्छे से देखा, सुना, एंजॉय किया। तो बच्चों साथ साथ करते रहो, वही मेरा एफर्ट रहता है कि हर क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है उससे जुड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी अपन साथ साथ क्या कर लें, डिस्कस कर लें। थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लगता है, लेकिन बच्चों अपने लिए वो जो उसका कंसेप्ट है, मेन जो उसका एक्सट्रैक्ट है वो क्लियर हो जाता है। तो लगे रहें, यूं ही जुटे रहें। और अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई अगर अपने को टॉपिक बच्चों कवर करना हो, तो क्रैश कोर्स भी अपन नया स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लिए, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन या वेटेज वाले जो टॉपिक है, ज़्यादा क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं, उन चैप्टर को बच्चों अपन फास्ट फॉरवर्डली क्या करवाएंगे, रिवाइज करवाएंगे। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वही मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, जय हिंद।